एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रतिवांशन फैंडम में। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन स्टोरी वीडियो कुछ भी अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करने से पहले थैंक यू सो मच गाइस, इतने प्यारे प्यारे इज़ान फीस्ट में कमेंट करने के लिए। आई नो वो स्टोरी आपको बहुत कंफ्यूज कर गई, तो उसकी वजह से मैं अभी आज ही 11 बजे लाइव लाऊंगी, जिसमें आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। 11 बजे के करीब मैंने सोचा है कि मैं आऊँगी। आपके जो भी क्वेरी होगी इस पर्टिकुलरली मेरी इस हॉरर स्टोरी के रिगार्डिंग, वो आप मुझसे थ्रू कमेंट पूछिएगा, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगी। और अगर नहीं भी आप लोग ज्वाइन कर पाए तो मैं उस लाइव में उस पूरी स्टोरी को डिकोड कर दूँगी, जिसे आप बाद में सुन लीजिएगा। मैं करीबन 48 आवर तक तो वो लाइव रखूँगी सबके सुनने के लिए, फिर मैं उसे हटा दूँगी। तो ये मैं आपको बताना चाह रही थी। दूसरा, आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये स्टोरी लोगों की पब्लिक डिमांड पे मैंने माय ऑब्सेशन, जो मेरा वन शॉट था, उसी की तरह एक और स्टोरी लिखी है। इसमें भी आपको ऑब्सेशन दिखेगा, लांगवाग जी का विंग के प्रति ऑब्सेशन। अंतर ये है कि जो मेरा पहला था वो वन शॉट था, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैंने कोशिश करी थी कि पहले मैं इसे वन शॉट में कन्वर्ट करूं, पर नहीं कर पाई। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, इसके 2-3 पार्ट में ही मैं इसे फिनिश कर दूंगी। आजकल मैं स्टोरी ज़्यादा लंबी नहीं ले जाती हूँ, आपको पता है। तो मैं जल्दी ही से के सेकेंड और थर्ड पार्ट या फोर्थ पार्ट जितने पार्ट बनेंगे वो शेयर करती रहूँगी डेली बेसिस पे। दूसरा, ये जो स्टोरी है ये माय ऑब्सेशन की वन शॉट की तरह इंस्पायर है, लेकिन ये हिस्टोरिकल है। और ये जो स्टोरी है वो मुझे एक आइडिया आया मेरे ही एक सब्सक्राइबर ने, जिन्होंने अपने कमेंट में मुझे बोला था कि वो एक ऐसी स्टोरी चाहते हैं जिसमें वांगजी विंग को एज अ किसी का स्टैंड बाय या कहते हैं ना सब्स्टिट्यूट डील करे, और जब वो पर्सन वापस आ जाए उसके बाद भी विंग जाना चाहे वांगजी की लाइफ से, पर वांगजी उसे जाने ना दे। तो मैंने उसी तरह से ये स्टोरी सोची है। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि वैसा नहीं है जैसा नॉर्मल एक होता है ना कि स्टैंड बाय मतलब किसी को बिल्कुल किसी की जगह एज अ रिप्लेस करके यूज़ करना, ऐसा नहीं है। यहाँ अलग कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन हाँ कुछ आइडिया मैंने वहीं से उठाया है जो मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे आइडिया दिया था। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। क्या मैं अच्छे से इस आइडिया को ला पाई, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कल्टीवेशन वर्ल्ड एक ऐसी दुनिया जहाँ छोटे बड़े क्लैन खुशी से रहते हैं, जहाँ बहुत सारे बड़े क्लैन और बहुत सारे छोटे क्लैन हैं। बड़े क्लैन में खासकर 6 नाम सबसे ऊपर हैं: लैन क्लैन, वैन क्लैन, नी क्लैन, जिन क्लैन, जंक्स क्लैन और आखिर में वी क्लैन। ये बड़े बड़े 6 क्लैन पूरी तरह से कल्टीवेशन वर्ल्ड को अपनी पावर में कंट्रोल करते हैं, लेकिन कोई नहीं जानता इन 6 क्लैन के बीच में कैसे संबंध है। छोटे क्लैन्स को जिस चीज़ की खबर नहीं, असलियत में ये 6 के 6 क्लैन आपस में दोस्ती दिखाने की और पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड के सामने ये कितने राइटफुल हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा संबंध मेंटेन करते हैं, शो करते हैं। लेकिन असलियत में इन 6 के 6 क्लैन्स आपस में चिढ़ते हैं। सबसे पुरानी दुश्मनी तो यहाँ पे लैन क्लैन और वी क्लैन की थी, जो कई सालों से लड़ रहे थे। लेकिन अब पिछले कुछ साल से लैन क्लैन और वी क्लैन में कोई युद्ध नहीं हुआ। एक तरीके से सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड को लगा था कि जब वी क्लैन के सेक्ट लीडर यानी लेट वी चांसे की मौत हुई थी, तब शायद लैन क्लैन इस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाया था और वो वी क्लैन को अपनी हज़ारों सालों की चल रही दुश्मनी को तुरंत ख़त्म कर देता और उस पर कब्जा कर लेता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि लैन क्लैन एक राइटफुल क्लैन है। जब वी क्लैन के सेक्ट लीडर इतने बीमार थे और उनके दोनों बच्चे बहुत यंग थे, तो वो कैसे इस समय इस क्लैन का फ़ायदा उठाते, ऐसा लोगों को लगता है। पर सच्चाई बहुत कम लोग जानते हैं। लैन क्लैन जैसा लोगों को लगता है वैसा नहीं है। इस क्लैन के भी अपने बहुत राज हैं, जिनमें से एक राज ये भी है, लैन क्लैन ने जिस दिन वी चांसे की मौत हुई थी उस दिन फ़ायदा उठाने की कोशिश भी करी थी। जब वी चांसे की मौत हुई थी उस दौरान लैन क्लैन और वी क्लैन में युद्ध हो भी रहा था, और जब लैन क्लैन को खबर हुई कि वी क्लैन के सेक्ट लीडर की मौत हो गई, तो वो मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने क्लैन के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर को अपनी सेना के साथ वी क्लैन के राज्य में, या ये कह दो सेक्ट लीडर के घर में पहुंचा दिया था, ताकि
वो वहाँ पे कब्जा करके पूरे सेक्ट को अपने अंडर में ले ले। लेकिन वहाँ जाकर क्या हुआ, या वहाँ जाकर क्या संबंध बने, वीकलैंड या लैंडक्लैन के बीच में क्या संबंधी हुई, ये तो किसी को नहीं पता। लेकिन उस दिन के बाद से वीकलैंड अलग और लैंडक्लैन एक अलग राज्य है जो आपस में लड़ते नहीं। सबको लगता है शायद एक समझौता हो गया, कहते ना कुछ सीज फायर टाइप, ताकि वीकलैंड ने लैंडक्लैन की कोई बात मान ली और लैंडक्लैन ने वीकलैंड की कोई बात मान ली, जिसके कारण अब ये दोनों क्लैन शांति से सब संभाल रहे हैं। पर कोई नहीं जानता कि वीकलैंड ने उस रात क्या गवाया था। जब वीचांसी की मौत हुई तो उस समय वीकलैंड के सेक्ट लीडर के बच्चे या नेक्स्ट सेक्ट हायर बनने वाला जो पर्सन था, वो एक 18 साल का मासूम सा लड़का था जिसका नाम वीवुशान है। वीवुशान अपने फादर की डेथ से पहले ही बहुत दर्द में था। वहीं उनकी मदर अपने फादर की अपने हस्बैंड की डेथ का सुनते ही काफ़ी बीमार पड़ गई और तुरंत वो ऑलमोस्ट इतनी बीमार हो गई कि उनके लिए हीलर्स को बुलाकर उनका ध्यान रखने का जिम्मेदारी दे दी। एक तरफ क्लैन पूरा वीवुशान के कंधों पर आ गया, दूसरी तरफ घर का बहुत बुरा हाल था। उनके फादर की डेथ हो गई, मदर बहुत बीमार हो गई और अपनी छोटी बहन की जिम्मेदारी जो सिर्फ 10 साल की थी, जिसका नाम वीशाओ है। वीशाओ की सिक्योरिटी, मदर की बीमारी, फादर की डेथ, ये सब इस बच्चे को संभालने के लिए, यही कह दो बच्चे के ऊपर मुसीबत बढ़ाने का ही काम कर रही थी। लेकिन फिर भी वीवुशान कोई कमज़ोर इंसान नहीं थे। वो अब अपने फादर के बाद इस पूरे सेक्ट के सेक्ट लीडर बनने वाले थे, इसलिए उन्हें के अंदर एक स्ट्रांग वॉरियर भी है। 18 साल की कम उम्र में अपनी सिबियान को लेके वीवुशान जो कुछ सिपाही उनके साथ उस महल की सिक्योरिटी करते थे, उन्हीं के साथ वो तलवार लेकर अपने महल के आगे आके खड़े हो गए थे, तैयारी में कि आए जो लैंडक्लैन का इंसान आ सके। पर वो अपनी मदर और अपनी बहन को या अपने क्लैन को तो बिना लड़े हारेंगे नहीं। कहीं ना कहीं 18 साल के होने के बावजूद वीवुशान में जो बहादुरी, जो उनके अंदर कल्टीवेशन पावर थी, वो बड़े बड़े लोगों को डराने के लिए काफ़ी थी। इसी कारण अपने छोटे से यंग राजकुमार के पीछे खड़े सिपाही भी बहादुरी से खड़े हुए थे। जब सामने से लैंडक्लैन के लोग आना शुरू कर दिया, सबसे आगे एक खूबसूरत राजकुमार आया जिसने व्हाइट कलर के हानफू पहने थे और वो अपनी सेना के साथ एंट्री करता है। सामने एक ब्लैक कलर के हानफू पहने हुए, रेड रिबन अपने बालों में बांधे हुए, तलवार लिए हुए एक 18 साल का लड़का बिना डरे खड़े हुए देखकर जहाँ लैंडक्लैन के बाकी सब लोग शॉक थे, वहीं जो इंसान यहाँ आया था इस जगह को कब्जा करने, वो विंग को देखकर पूरी तरह से शॉक हो गया। जैसे विंग के चेहरे में उसे कुछ ऐसा दिख गया जो शायद वो कई सालों से ढूंढ रहा था। विंग को देखते ही उसके हाथों की वो तलवार भी धड़ाम करके नीचे गिर गई। बिना लड़े अपने वॉरियर की तलवार नीचे गिरता देखकर लैंडक्लैन के सिपाही थोड़ा शॉक हुए थे, लेकिन वो जानते थे कि ये इंसान तलवार गिरने के बाद भी इतना स्ट्रांग है कि वो इस छोटे से 18 साल के बच्चे को तो हरा ही देगा। ये कोई और नहीं बल्कि हंगवनजुन थे। हंगवनजुन या ये कह दो लैंडक्लैन के सेकंड प्रिंस ऑफ कुसु, लान वांगजी यहाँ पे इस तरीके से शॉकिंग एक्सप्रेशन से सिर्फ इस यंग बच्चे को देखते जा रहे हैं। ये देखकर वीकलैंड के सेना भी थोड़ा शॉक हुई। उन्हें पता है कि लैंडक्लैन का सबसे स्ट्रॉन्ग, सबसे पावरफुल कल्टीवेटर यही है हंगवनजुन, बट वो यहाँ पे आकर उन पे अटैक नहीं कर रहा, सिर्फ वीवुशान को देख रहा है। ये देखकर उन्हें शॉक लगा था। वहीं वीवुशान अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस से अपनी तलवार आप आगे करे हुए बोलता है, आप यहाँ इस तरीके से हमारे क्लैन को जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर टाइम था तब हम पर अटैक करके दिखा चुके हैं कि आप कितने राइटफुल होने का नाटक करते थे। तलवार उठाइए और मुझसे लड़िए। जब आप यहाँ लड़ने आ ही गए हैं तो अब क्यों खड़े हैं? ये बोलता हुआ विंग गुस्से में घूर घूर के लांग वांगजी को देख रहे हैं। वहीं वांगजी इस इंसान को गुस्सा करके देखते, कुछ भी एक्सप्रेशन ना देकर अपनी तलवार अभी भी अपनी से एक तरह से बयान से ना निकाल कर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगता है। पर विंग की आंखों में बहुत गुस्सा है। वहीं बाकी सिपाही भी लड़ने को तैयार हो गए थे। वांगजी बिना लड़े इशारे में अपने सिपाहियों को अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे सारे सिपाही अब विंग के साथ के लोगों पे अटैक करने लगते हैं। विंग के पास मुश्किल से 15 से 20 लोग, वहीं वांगजी के पास 100 लोगों की टुकड़ी थी। ये 15-20 लोग कितने टाइम तक लड़ते? कुछ ही पल में सब लोग अब नीचे पड़े हैं।
विभूषण अकेले, बिल्कुल अकेले खड़ा हुआ है इतने सारे लोगों के बीच में। लांगवांग जी ने विभूषण को टच नहीं किया, लेकिन विभूषण की पूरे शरीर पे घाव है, उसके चेहरे पे बहुत गुस्सा है। घाव इसलिए है क्योंकि बाकी सिपाहियों ने विभूषण पे पूरा अटैक किया था, जिस पे उसने लड़ने की कोशिश की। बाकी लोग तो मर भी गए, पर विभूषण अभी तक जिंदा है और कम से कम लांगवांग जी की आधी सेना को नुकसान पहुंचा चुका है। ये देखकर वांग जी को और ज्यादा विभूषण के प्रति एक अजीब सी अट्रैक्शन होती है। अब वो कुछ सिपाही विंग के पीछे से पकड़ के लांगवांग जी के सामने लाके घुटनों के बल बैठा देते हैं। वांग जी विंग को घूर रहा है, वहीं विंग वांग जी को घूर रहा है। कहीं ना कहीं विंग की आंखों में इस इंसान के लिए बहुत नफरत है। ये इंसान जो विंग से एज में बड़ा है, जहाँ विंग सिर्फ 18 साल का है, वहीं लांगवांग जी इस समय करीबन 26 साल के हैं। विंग और वांग जी एक दूसरे को घूर रहे हैं। वहीं विंग अचानक से वांग जी को देखकर गुस्सा करते हुए बोलता है, क्या हुआ, इंतजार कर रहे हो मुझे मारने? क्या क्यों क्यों कर रहे हो इंतजार? मार दो मुझे, क्योंकि मुझे मारकर ही तुम मेरे क्लैन को कब्जा पाओगे। मुझे जिंदा रख के तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए मुझे मार दो। लेकिन हाँ, मेरे मारने के बाद भी तुम मेरे क्लैन को कब्जा कर कभी सुखी नहीं रहोगे। तुम्हें क्या लगता है तुम ये राइटफुल होने का जो नाटक कर रहे हो वो और दिन तक कर पाओगे? हमारे क्लैन को कमज़ोर समय पे अटैक करके अपने कंट्रोल में लाकर तुम बहुत ज़्यादा पावरफुल बन जाओगे? बिल्कुल नहीं। एक दिन तुम्हारा क्लैन इसी तरह से बर्बाद होगा। कोई और क्लैन तुम्हारे कमज़ोर होने का भी इंतज़ार करेगा और फिर तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। विंग गुस्सा करते हुए लेकिन सही बात बोल रहा है। ये देखकर विंग के प्रति अब वांग जी को और अजीब सा अट्रैक्शन होती है और अब बिल्कुल विंग के सामने आके विंग का चेहरा अपने हाथों से ऊपर करते हुए बोलते हैं, तुम्हें मारूंगा नहीं, बल्कि तुम्हें एक मौका दूंगा। तुम्हारे पास एक मौका है विभूषण, एक ऐसा मौका जिसे तुम अपने क्लैन को संभाल सकते हो। तुम्हारा क्लैन तुम्हारे पास रहेगा। तुम्हारे क्लैन को हम कभी टच नहीं करेंगे। तुम्हारे क्लैन के ऊपर कोई और क्लैन अटैक भी करेगा तो लांगवांग जी का वादा है तुमसे, ये लांगवांग जी तुम्हारे क्लैन को संभालेगा। ये बोलता हुआ वांग जी और विंग को देखने लगता है। वहीं विंग वांग जी को देख रहा है। क्या मतलब, लांगवांग जी इस क्लैन को संभालेगा? पर क्यों? वो ऐसा क्यों करेगा और वो क्यों मौका दे रहा है विंग को? विंग को ये बात समझ नहीं आती। वहीं दूसरी तरफ विंग के जो कुछ लोग होते हैं ना, हर क्लैन के एडवाइज़र्स जो थोड़ा सा अलग अलग क्लैन से पॉलिटिकली डील करते हैं, जो वॉरियर्स नहीं होते लेकिन एक राज्य को संभालने में राजा की बहुत मदद करते हैं, ऐसे एडवाइज़र्स हर क्लैन में होते हैं। उसी तरीके से वी क्लैन के जो एडवाइज़र थे वो भी वहाँ दौड़े दौड़े पहुँच गए थे। उन्हें पता था आज लैन क्लैन बहुत गलत करा, लेकिन वो भी इसी क्लैन का पार्ट है और अपने रिलेट राजा यानी वी चांसिक को बहुत ज़्यादा लॉयली फॉलो भी करते हैं, उनके ईमानदार हैं। इसी कारण वो यहाँ आए अपने छोटे से राजकुमार के लिए। और वो भी जब देखते हैं कि लांगवांग जी उनके राजकुमार को मारने नहीं ऐसी बातें कर रहा है, तो वो भी मौका देखकर सिपाहियों के बीच में घुसकर अब अपने घुटनों के बल बैठ जाते हैं। विंग के सबसे बड़े एडवाइज़र, फादर के सबसे अच्छे दोस्त और एक तरीके से उनके मदर के भाई कहलाने वाले एडवाइज़र सोंगलैन ही सबसे आगे आते हैं। सोंगलैन तुरंत विंग को सपोर्ट करते हुए लांगवांग जी के आगे घुटनों के बल बैठ के कहते हैं, पर आप ये सब कर क्यों रहे हैं? जितना हम लैन क्लैन को समझे हैं, आप लोग बिना अपने मतलब के कोई काम नहीं करते। आप हमारे क्लैन को हमें ही देने छोड़ रहे हैं या उसे अपने ही अंडर नहीं ले रहे हैं और हमारी मदद करने की बातें कर रहे हैं। क्या ये सब आप ऐसी दया करके कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता। कहीं ना कहीं सोंगलैन भी विंग की तरह एक अड़ियल इंसान है। कहीं ना कहीं वांग जी को महसूस हो जाता है। इसे वांग जी कनिक से स्माइल से अब इन दोनों की तरफ देख के कहते हैं, बिल्कुल सही पहचाने हैं आप हमें। मैं ये काम फ्री में नहीं करूँगा, इसके बदले वी क्लैन को भी कीमत चुकानी पड़ेगी। और वो क्या है, मैं यहाँ सबके बीच में नहीं, आप दोनों से अकेले बात करके करना चाहता हूँ। कहीं ना कहीं अब विंग और सोंगलैन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। विंग अपने अंकल सोंगलैन को देख रहा है और वो जानता है कि उसके अंकल चाहे उसे कुछ भी हो जाए पर कभी भी क्लैन उसकी फैमिली के लिए गलत डिसीजन नहीं लेंगे। इसलिए विंग अपने अंकल पर ट्रस्ट करता हुआ वांग जी के और अपने अंकल के साथ अब अपने ही महल के एक रूम में आ जाता है, जहाँ वांग जी, सोंगलैन और विंग की एक बात होती है। वी क्लैन के बाहर और लैन क्लैन के अंदर किसी को नहीं पता कि ये क्या बात हुई थी, पर उस रात
ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद अब करीबन 6 साल तक हो गए हैं उस बात को, और तब से वीक क्लैन और लैन क्लैन के बीच में कभी कोई वॉर नहीं हुआ। तब से वीक क्लैन अपनी अलग एक क्लैन की तरह ग्रो कर रहा है। सारे क्लैन में वीक क्लैन के नए सेक्ट लीडर विवुशान की बहुत तारीफ होती है। 19 साल की कम उम्र में वो सेक्ट लीडर बना था और अब वो धीरे धीरे कर कर ऑलमोस्ट सारे क्लैन को ग्रो कर कर सभी क्लैन के बराबर एक स्ट्रॉन्ग सेक्ट लीडर की तरह काम कर रहे हैं। करीबन 6 साल पहले उनके फादर की डेथ हुई थी और इन 6 साल में विवुशान एक स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट और बहुत बहादुर सेक्ट लीडर हैं। यही सारे क्लैन के सामने उनकी रेपुटेशन है। सब लोग उन्हें बहुत ज़्यादा इज्जत और सम्मान करते हैं क्योंकि वो सारे सेक्ट लीडर के बीच में सबसे यंग है, सिर्फ 23 साल के हैं और अपनी सेक्ट को बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। जहाँ एक तरफ सारे सेक्ट के अंदर उनकी इतनी इज्जत है, वहीं महल के अंदर बैठे विवुशान खुद को शीशे में देखकर, अपने आप को देखकर अपने ऊपर रोएं, अपने ऊपर तरस करें या घिन करें, समझ नहीं पा रहे हैं। वहीं वे महल में काम करने वाले खास मेड्स, सिपाही और उनके स्पेशल एडवाइज़र सॉन्गलैन भी अपने राजकुमार की ये हालत देखकर मन में बहुत दुखी होते हैं। वो सब जानते हैं उनके राजकुमार पिछले 6 साल से एक ऐसी कुर्बानी दे रहे हैं जो शायद कोई कभी नहीं दे सकता। वो अपनी प्रजा के लिए, अपने सेक्ट के लोगों के लिए, अपने परिवार के लिए अपने अंदर रोज़ तिल तिल करके मर रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं लांगवांगजी के एक ऐसे सीक्रेट बन के रह रहे हैं जो शायद बाकी कल्टीवेशन वर्ल्ड को पता चल जाए तो जो इज्जत सम्मान अभी विवुशान को ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड देता है वो उनका मजाक बनाएगा, उनके पीछे उनके ऊपर हंसा करेगा। इसीलिए सॉन्गलैन हर बार की तरह आज भी सबसे छुप के खुद विवुशान को अपने साथ वीकलैंड से बाहर ले जा रहे हैं। वीकलैंड के बॉर्डर से बाहर निकलते ही लैंडक्लैन के अंदर एक बहुत बड़ा महल है जो पूरे लैंडक्लैन में जिनशी के नाम से फेमस है, जो उनके ग्रेट हंगवंजुन सेकंड प्रिंस ऑफ गुसु लांगवांगजी का महल है। कहा जाता है इस महल में बहुत कम लोग ही एंटर कर सकते हैं। उसी महल के डोर पे सॉन्गलैन विंग को छोड़ते हुए अब विंग को अंदर जाते हुए देखकर मन में दुखी हो रहे हैं। क्यों वो उस दिन इतना मजबूर थे कि वो अपने प्यारे से राजकुमार के लिए कुछ नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं विंग महल के अंदर एंट्री करते ही इससे पहले इधर उधर ऑब्जर्व करता, किसी इंसान ने उसकी कमर से पकड़ के उसे जोर से वॉल पे पिन कर दिया और घुसते ही उसके लिप्स को कैप्चर कर दिया। हंग्रीली विंग को वो पर्सन किस कर रहा है जो कोई और नहीं बल्कि लांगवांगजी है। वांगजी विंग को बहुत हंग्रीली किस करते करते तुरंत उसे कमर से पकड़ के ऊपर उठा लेते हैं। वहीं विंग खुद को सेव करने के लिए या वो गिर ना जाए अपने दोनों हाथे और दोनों पैर से वांगजी को होल्ड कर लेते हैं। जहाँ विंग के हाथ वांगजी की नेक में है वहीं पैर उसकी कमर पे हैं। बेड पर आराम से अभी वांगजी ने उसे उसकी हिप्स से पकड़ के उसे अब धीरे धीरे वो अपने बेडरूम के अंदर लेके आते हैं और आते ही जोर से विंग को बेड पे फेंक देते हैं। कुछ ही पल में विंग की बॉडी से हानफू दूर और विंग वांगजी के सामने बिल्कुल न्यूड है। अब विंग वांगजी की तरफ देखकर मुंह नीचे कर कर विंग की आंखें खुलने के लिए बोलता है। आंखें खुलते ही विंग की आंखों में हल्के से आंसू हैं, जिसे देखते वांगजी उन आंसू को अपने थन से पूछते हुए थोड़ा सीरियस वॉइस से बोलते हैं, अभी भी तुम्हें दर्द होता है या रोने की तुम्हें आदत है? सच कहूँ तुम्हारी आंखों में इस समय ये आंसू भी मुझे बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, लेकिन तुम रोते हो ये सोच के मुझे दर्द भी होता है। क्या सचमुच में आपको मेरे दर्द से दर्द होता है? विंग बहुत सीरियस होके बोलता है, जिस बात पे वांगजी विंग को बिल्कुल ना फेस के पास आके उसके लिप्स को कस के दोबारा से किस करने लगता है, लेकिन विंग के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। इसलिए विंग
फिर से अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी को जो उसके साथ करना है करने देता है। विंग को आज तक याद है वो पहली रात जब विंग ने वांग जी के साथ ये सब करा था। उस रूम के अंदर यही चीज़ हुई थी जब वांग जी ने सॉन्गलैन और विंग को देखते हुए साफ साफ बोला था, अगर आप चाहते हो कि आपका वी क्लैन सेफ रहे तो आज से वी वुशान लांग वांग जी का होगा। लांग वांग जी वी वुशान का ओनर होगा, या ये कह दो लांग वांग जी वी वुशान का मास्टर और वी वुशान लांग वांग जी का एक स्लेव ये होगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ उस समय सॉन्गलैन को इतना गुस्सा दिलाती है कि सॉन्गलैन जो कभी जल्दी से तलवार नहीं उठाते वो तलवार लेके लांग वांग जी के गले पे रख देते हैं, जिससे लांग वांग जी के चेहरे पे एक कनिंग से स्माइल आ जाती है और वो विंग को घूरते हुए बोलता है, मुझे मार के भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुमने मुझे मार दिया तो फिर भी मेरे लैन क्लैन की सेना तुम्हारे क्लैन में आ जाएगी और उसके बाद तुम्हारे पूरे क्लैन को बर्बाद कर देगी। लेकिन तुम्हारा क्लैन बच सकता है अगर तुमने मेरी बात मान ली। मुझे तुम्हें अपना बनाना है। तुम मुझसे शादी करोगे वी वुशान। ये शादी एक सीक्रेट होगी लेकिन तुम मेरे हस्बैंड होंगे। ये बात सुनते ही अब विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक लड़की की दूसरी लड़के से शादी का क्या मतलब है विंग को समझ नहीं आ रहा है। ये कोई ऐसा वर्ल्ड तो नहीं है जहाँ कोई राजकुमार एक लड़की दूसरे राजकुमार से शादी करे। हाँ, सॉइड ब्रदर बनते हैं पर शादी हस्बैंड और वो भी विंग की। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी किसी लड़के से होगी। विंग तो अपने वी क्लैन का सबसे फेमस फ्लर्ट था। हर राजकुमारी, आसपास की राजकुमारी, यहाँ तक कि सर्वेंट्स और मेड भी विंग के चाम से खुद को रोक नहीं पाती थी। वो वी वुशान किसी और मेल का या किसी और आदमी के साथ शादी कर लेगा, ये विंग के लिए शौक थी। वहीं सॉन्गलैन जो अभी भी तलवार लिए खड़े थे वो गुस्से में बोलते हैं, लांग वांग जी तुम कहना क्या चाहते हो? तुम इस तरह की प्रस्ताव रख के हमें क्या साबित करना चाहते हो? मैं ये साबित करना चाहता हूँ कि जो मुझे चाहिए वो तो मैं पा लूँगा। मुझे मार के भी आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे अगर ये वी क्लैन चाहिए तो वो तो मेरा क्लैन पा ही लेगा, लेकिन आपके पास इससे अच्छा ऑप्शन कहीं नहीं होगा। वैसे भी आपके राजकुमार की इज्जत और सम्मान सबके सामने ऐसे ही रहेगा जैसे आप चाहते हैं। ये आपके और हमारे बीच का एक राज होगा। इस कमरे के बाहर हमारे बीच में क्या बातें हुई मैं खुद अपने क्लैन के लोगों को नहीं बताऊंगा, लेकिन अगर वी वुशान ने मुझसे आज शादी कर ली तो आपके क्लैन की सारी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, आपका क्लैन सेफ हो जाएगा और वी वुशान तुम्हें अपने क्लैन को, अपने फादर के क्लैन को संभालने का मौका भी मिल जाएगा। विंग जो जानता है कि अगर आज वो मर गया तो क्या फिर भी वही होगा जो लैन क्लैन चाहता है। उसकी मदर और उसकी बहन के साथ तो पता नहीं लैन क्लैन क्या ही करेगा। विंग अब अपने अंकल को लांग वांग जी से दूर करता है। जो तलवार सॉन्गलैन के हाथ में थी वो नीचे की तरफ करते हुए विंग खुद लांग वांग जी की आंखों में आंखें डालकर बोलता है, ठीक है, मुझे मंजूर है, मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है। इस बात पे अब वांग जी अपने चेहरे पे एक स्माइल रखता हुआ विंग को देखते बोलता है, कल इसी समय तुम्हें लेने मेरे कुछ लोग आएंगे, उसके बाद तुम मेरे साथ मेरे जिंशी में रहोगे। कहीं ना कहीं ये बात बोलकर वांग जी तो चला गया, लेकिन सॉन्गलैन तुरंत घुटनों पर बैठ के रोते हुए बोले, विंग तुमने क्यों हाँ करी? अब विंग अपने अंकल के कंधे उठाते हुए, कंधों पे हाथ रख के उन्हें उठाते हुए उनकी आंखों में देख के बोलता है, क्योंकि यही ज़रूरी था, मेरा कुर्बान होना अगर मेरे पूरे क्लैन को सेव करना हो क्या लिए ज़रूरी था तो मैं ये करूँगा। अगर मदर और मेरी सिस्टर सेफ हो जाएंगी तो मैं ये करूँगा। ये बोलता हुआ विंग अब सॉन्गलैन की तरफ देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। मासूम सा 18 साल का विंग अपने आप को अपने क्लैन के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार है। ये देखकर सॉन्गलैन को भी बहुत बुरा लगता है। वो गले लगा के विंग को रोने लगते हैं, लेकिन जैसा वांग जी ने कहा था वैसा ही होता है। एक अगली रात सचमुच में विंग को लेने एक घोड़ा गाड़ी आती है। बहुत
परेशान होते हुए सॉन्गलैन विंग को उस घोड़ा गाड़ी में बैठा देते हैं। विंग को आज तक याद है वो रात उसकी ज़िंदगी की सबसे खौफनाक रात थी। उसे इसी जिंशी में लाया गया था। जिंशी में वांग जी ने अभी लोगों को जाने के लिए बोल दिया था, इसलिए वो अकेला था और उस समय वो पूरी तरह से नशे में चूर था। वांग जी जो शायद जल्दी से ड्रिंक नहीं करते, पर उस दिन वो ड्रंक हालत में थे और विंग को देखकर वो तुरंत विंग के ऊपर अटैक कर गए थे। विंग कुछ समझ पाता, कुछ बोल पाता, उससे पहले ही वांग जी ने विंग की बॉडी को अपना क्लेम करना शुरू कर दिया था। विंग उस रात बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ था, रोया था और वांग जी ने उसके साथ ऐसा क्यों किया समझ नहीं पाया। लेकिन जब वांग जी को होश आया और उसने देखा कि वो और विंग किस लेवल तक आगे बढ़ चुके हैं, तो वांग जी ने विंग से प्रॉमिस किया था कि वो अब उसके क्लैन का ध्यान रखेगा, वो अपनी बातों का अमल रहा। पिछले 6 साल से वांग जी विंग के साथ कई बार फिजिकल होता है। जब उसका मन करता है विंग को अपनी जिंशी में बुलाने का सॉन्गलैन को संदेश भेज देता है और आज भी उसने वही किया। आज भी वो पहले की तरह विंग बॉडी को अपने प्लेजर के लिए यूज़ कर रहा है। उसके ने विंग के दोनों हाथों को एक तरफ उसके सर पे पिन किया हुआ है और दूसरी तरफ से उसकी पूरी बॉडी को वो एक्सप्लोर कर रहा है। अब वो विंग को प्रिपेयर कर रहा है और विंग अपनी आंखें बंद करके खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं विंग की बॉडी को अब वांग जी की इस जो उसके साथ करता है उस चीज़ की आदत तो हो चुकी है, लेकिन उसके दिल को वो हमेशा समझाता है, गलती से भी इस चीज़ को प्यार मत समझ लेना, ये इंसान सिर्फ तुम्हारी बॉडी का यूज़ कर रहा है, अपने प्लेजर के लिए तुम्हारी बॉडी को यूज़ कर रहा है। विंग को आज तक नहीं पता वांग जी ने उसे क्यों चूज़ किया, क्यों इतने सारे लोगों में उसे विंग को ही अपने प्लेजर के लिए यूज़ किया। विंग यही बातें हमेशा सोचता है। जब भी वांग जी उसके साथ ये सब करता है, उसके दिमाग में यही सवाल सबसे पहले आता है, वो ही क्यों, ऐसा क्यों हुआ उसके साथ। ये 2 सवाल उसके दिमाग में शायद पिछले 6 साल से हैं, पर ये जवाब देने वाला कोई नहीं है। विंग आज भी वांग जी को अपने साथ जो कर रहा है उसे करने दे रहा है, लेकिन वांग जी हर बार की तरह आज भी जब भी विंग के साथ ये सब करता है तो वो चाहता है कि विंग उसे देखे। आज भी जब वांग जी विंग के साथ ये सब कर रहा है तो वो फिर से अपनी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, अपनी आंखें खोलो, देखो ये विशान, तुम किसके हो, कौन है जो तुम्हें अपना बना रहा है। ये बोलता हुआ वांग जी विंग को बहुत इंटेंसिटी के साथ और ज़्यादा जोर मतलब प्रेशर करता है, जिससे विंग की अचानक से दर्द और शौक में आँख खुल जाती है, जिससे अब वांग जी के चेहरे पे एक कनिक सी स्माइल आ जाती है और फिर से विंग की तरफ देख के बोलते हैं, देखो गौर से देखो विंग, कौन है जो तुम्हें सिर्फ इस तरीके से छू सकता है, जो सिर्फ इस तरीके से तुम्हारे करीब आ सकता है। वो सिर्फ मैं हूँ, लांग वांग जी। तुम्हें छूने का, तुम्हें इस तरीके से अपनाने का, प्यार करने का हक सिर्फ मेरा है, तुम सिर्फ मेरे हो। ये बोलता हुआ विंग को अब जोर से उसकी कमर से पकड़ के बिल्कुल अपने लैप में बैठा लेता है वांग जी और उसे खुद ये सब करने के लिए वो अपने हाथ मतलब इशारा देता है, जिससे भी ना चाहते हुए भी अपने दोनों हाथ वांग जी के कंधे पे रख के खुद ये सब करते हुए आंसू भरी आंखों से वांग जी को देख रहा है। वहीं वांग जी विंग के फेस को आप बहुत प्यार से टच करते हुए कह रहे हैं, ये चेहरा मुझे पागल बना देता है, जिसे विंग समझ नहीं पा रहा। क्या विंग की ब्यूटी ही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है? क्या ये खूबसूरती ही कारण है जिसके कारण विंग के साथ ये पिछले 6 साल से हो रहा है? तो विंग कुछ ना करके अब वांग जी जैसा कह रहा है वैसा ही कर रहा है। वांग जी की कठपुतली है विंग। अगर विंग बोलता है कि उसे इस पोजीशन में ये सब करना है तो विंग उसी पोजीशन से करता है। वांग जी कहता है बैठ के तो बैठ के, वांग जी फ्लोर पे, बेड पे, वॉल पे, जहाँ बोलता है विंग उसके साथ यही सब वहाँ करता है, बिना ये सोचे क्या विंग ये सब चाहता है। विंग के लिए ये एक प्योर प्लेजर सिर्फ सेक्स है, इसमें कोई प्यार, कोई हमदर्दी, कोई भी फीलिंग नहीं है। विंग के दिमाग में कई बार ये बात आई कि उसे वांग जी के साथ ये सब सिर्फ इसी तरीके से रखना है, पर ये दिल
ये दिल उसे धोखा भी देता है, जैसे अब फिर दे रहा है। रात भर ये सब करने के बाद जब वांग जी बहुत प्यार से उसे मॉर्निंग में उठाता है तो विंग फिर से अपने दिल में वही अजीब से फीलिंग महसूस करता है जो शायद वो करना नहीं चाहता। वांग जी उसके साथ जब भी ये सब करता है उसके बाद उसकी बहुत केयर करता है, उसका ध्यान रखता है, उसे क्लीन करता है, उसे बात दिलाता है और उसे खुद अपने हाथों से खाना बना के खिलाता भी है। जैसे अभी उठते ही वांग जी खुद विंग का फेवरेट लोटस रूट सूप लेकर उसके बिल्कुल सामने बैठा है और बहुत प्यार से उसे देखते हुए कह रहा है, मैंने इसके अंदर मेडिसिन भी मिलाई है, लो विंग इसे पी लो। वहीं विंग उस सूप को देखकर वांग जी की तरफ देख रहा है और सूप लेके कुछ सिप्स लेने के बाद थैंक यू वांग जी। विंग जैसे वांग जी थोड़ा गुस्सा होते हुए विंग को देखता है, जैसे विंग थोड़ा घबरा के वांग जी को देखता है। लंजा, तुम मुझे लंजा बोलो, मैं तुम्हें कितनी बार याद दिलाऊं? सॉरी लंजा, मैं भूल गया था। क्यों भूल गए थे? क्या काफ़ी दिन से तो मैं तुम्हारे पास नहीं आया इसलिए तुम मेरा नाम लेना भूल गए, या फिर पिछले कुछ महीनों से मैंने तुम्हें थोड़ी ज़्यादा आज़ादी दे दी, ये भी एक कारण है। ये बोलता हुआ वांग जी जिसके अंदर एक अजीब सी जेलसी और गुस्सा आ जाता है जब विंग उसकी बातें नहीं सुनता, जब विंग उसके जैसा वो चाहता है वैसा बिहेव नहीं करता। इसे वो गुस्से में अब उस बॉल को या मतलब उस जो सूप की बॉल थी उसे ज़मीन पे फेंकता हुआ और विंग के बालों को खींच के उसे बिल्कुल अपने पास लाके उसके बिल्कुल अपने फेस के पास फेस लाके उसकी तरफ गुस्से में घुरते हुए कहता है, भूलो मत विंग, मुझे भूलना या मेरी बात काटना तुम्हें कितना महंगा पड़ सकता है। सॉरी लंजा, बट मैं सिर्फ तुमसे भी थोड़े दिन पहले उस कॉन्फ्रेंस मीटिंग में मिला था ना, तो मैंने जैसे वहाँ एड्रेस तो किया था तुम्हें धोखे में वैसे ही कर बैठा। अब मत करना, तुम मुझे सिर्फ लंजा बोलोगे जब तुम और मैं एक साथ होंगे। ये सेकंड प्रिंस ऑफ कुसू हंगवंजन और वांग जी मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये बोलते अब वांग जी तुरंत विंग के लिप्स को दोबारा से पकड़ के उसे हंग्रीली किस करने लगता है, जिसे विंग आँख बंद करके जो भी वांग जी कि ये लिप्स उसे फील करवा रहे हैं वो फील करने की कोशिश कर रहा है। कितना अजीब रिश्ता है ना वांग जी और विंग का। वांग जी विंग को क्यों पाना चाहता है या उसके साथ क्यों है विंग ये समझ नहीं पाता है, लेकिन वांग जी उसके लिए पूरी तरह से ऑब्सेस है, पागल है। विंग ये अच्छे से जानता है, इसलिए वो उसे गुस्सा करवाने की अभी गलती नहीं कर सकता। जब वांग जी देखता है कि विंग उसके लिप्स को उसी तरीके से पैशनेटली किस कर रहा है, उसके वो खुश होके अब विंग से थोड़ा दूर होके बहुत प्यार से विंग के फेस को दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है, विंग तुम्हारे अंकल शायद अभी भी तुम्हारा बाहर वेट कर रहे हैं। आज तुम्हारी मदर की बर्थडे है इसलिए वो तुम्हें चाहते हैं कि तुम वहाँ जाओ। क्या मैं भी वहाँ हूँ? वांग जी विंग से पूछता है, जिसे विंग अचानक से घबराता हुआ वांग जी को देख के, नहीं लंजा तुम वहाँ मत आना, तुम्हें पता है ना मेरी मदर अभी भी तुम ही मेरे फादर की मौत के जिम्मेदार हो सोचती है। उन्हें लगता है लैंडक्लेन अचानक से हटकर उस समय अटैक ना करता तो मेरे फादर को बीमारी में इतना बड़ा अटैक ना आता। मैं जानता हूँ मेरे फादर की डेथ नेचुरल थी, पर मेरी मदर को समझाना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए तुम वहाँ मत आना। ये बोलकर वांग जी को से थोड़ा दूर होता हुआ अपने हनफों को खड़े होकर ठीक करता हुआ विंग बोलता है, जिसे वांग जी हो में रिस्पॉन्स कर देता है और विंग वहाँ से बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर जैसा वांग जी ने बोला उसके अंकल सॉन्गलैन उसका वेट कर रहे थे। विंग वहाँ से सीधा अपने अंकल के साथ अपने क्लैन की तरफ निकल जाता है। हर बार की तरह इस बार भी विंग और उसके अंकल में कोई बात नहीं होती, दोनों पूरे रास्ते बिल्कुल चुप रहते हैं। विंग के अंकल शायद विंग से क्या बात करें समझ नहीं पाते हैं और विंग शर्म के मारे कि वो अपने अंकल को से क्या बोले कुछ बोलता ही नहीं है। विंग और सॉन्गलैन दोनों ही जैसे अपने वीक क्लैन की बाउंड्री के अंदर जाते हैं तो पहले की तरह अब उनके क्लैन के एंट्री करने के अंदर ही कुछ सिपाही उनके सराउंडिंग में आ जाते हैं। विंग तुरंत अब अपने घर यानी अपने महल की तरफ जाता है और महल में एंट्री करते ही एक पर्सन खुश होता हुआ वी गगा करके दौड़ता हुआ विंग के गले लग जाता है, जिसे विंग स्माइल करते हुए
अब उस पर्सन के गले लगा के थे, क्यों शोर मचा रही हो आज इतनी सुबह सुबह? गगा आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है मदर आपको सुबह से ढूंढ रही है। अच्छा वो आप सही समय पे आ गए, वरना वो पक्का फिर से गुस्से वाले में आकर मेरी ही क्लास लगा देती। अब विंग की छोटी बहन बहुत प्यार से विंग को देखते हुए बोलती है। विंग अपनी बहन विशा को देख के कहता है, मेरे होते हुए कौन है जो मेरी बहन को डांट लगा सकता है? इस बात पे विशा बहुत खुश हो जाती है। कोई नहीं गगा, कह के अपने भाई को गले लगाती है। वहीं पीछे से एक आवाज आती है, मैं तुम दोनों की डांट लगा सकती हूँ। इस बात पे अब विंग और उसकी बहन विशा पीछे मुड़ते हैं तो चांसेस अपनी खूबसूरत से ब्लैक और डार्क पर्पल के हानफू पहने हुए आप बड़े बड़े स्टेयर से नीचे उतरते हुए अपने दोनों बच्चों के पास आके दोनों के कान पकड़ते हुए कहती है, मैं तुम दोनों की एक साथ डांट भी लगा सकती हूँ और मौका है तो पिटाई भी लगा सकती हूँ। इस बात पे विशा और भी अपनी मदर से अपने कान फ्री करते हुए कहते, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे, आप तो हर बात पे सीरियस हो जाती हैं। बोलती हुई अब विशा अपने भाई के पास आके प्यार से उसके पीछे छुप जाती है, जिसे विंग भी हैप्पी बर्थडे मदर कह के चांसा सरन को देखने लगता है। अब चांसा सरन थोड़ा सीरियस होकर विंग की तरफ देखती हैं और बोलती हैं, विंग तुम्हें अच्छे से पता है ना मुझे अब अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करना बिल्कुल पसंद नहीं, फिर तुमने क्यों क्लैन में आज फिर से सेलिब्रेशन की बातें करी? मदर क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे क्लैन की क्वीन मदर का बर्थडे सेलिब्रेट हो, ये हमारे क्लैन के लोगों के अंदर पॉजिटिविटी शो करेगा। नहीं, मुझे कोई पॉजिटिविटी नहीं शो करनी, बल्कि मुझे क्वीन मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम और विशा दोनों अपनी शादी के बारे में सोचो। पर मदर मैं तो बहुत छोटी हूँ, कह के अब विशा एकदम से विंग के आगे आके अपनी मदर की तरफ देख के कहती, अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ मदर, मैं तो सिर्फ 16 ईयर की हूँ और आप मेरी शादी की सोच रहे हैं। एकदम से विशा थोड़ा मुंह सड़ाते हुए बोलती है। इस बात पे अब एकदम से चांसा सरन विशा को देख के बोलती है, मैं भी सिर्फ 16 साल की थी जब मेरी शादी होगी। हाँ तब होती होगी, मैं अब नहीं होती। और आप मुझसे पहले गगा की सोचो ना, गगा की शादी की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, मैं बाद में देख लूंगी। ये बोलकर अब विशा सॉन्गलैन की तरफ दौड़ते बोलते, अंकल आप भी समझाओ ना मदर को। ये बोलते हुए अब सॉन्गलैन को देखते हुए जैसे विशा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही है। वहीं सॉन्गलैन ये खबर सुनते ही अब विंग की तरफ शॉकिंगली विंग सॉन्गलैन अपनी मदर की तरफ शॉकिंगली देखने लगता है। अब विंग थोड़ा स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, मदर मुझे शादी नहीं करनी है, मैं आपको कितनी बार समझाऊं, पर क्यों विंग तुम्हें शादी क्यों नहीं करनी? तुम क्या चाहते हो हमारे सेक्ट यहीं पे खत्म हो जाए, हमारे क्लैन तुम्हारे से आगे बढ़ ही ना पाए? तुम शादी नहीं करोगे, हमारे क्लैन को हायर नहीं दोगे, तो फिर आगे हमारे क्लैन का क्या होगा? ये बोलती हुई कहीं ना कहीं चांसेस हैं बहुत सीरियस हो गई। वहीं जब वो सीरियस हो रही हैं तो वो थोड़ी तेज तेज सांसें भी लेने लगी हैं, उनके गुस्से के कारण उनकी तबीयत बिगड़ ना जाए, इसलिए हम एकदम से विंग और शाओ तुरंत चांसेस को रोकते हुए कहते, मदर तुम दोनों समझते क्यों नहीं हो ये क्लैन कितना जरूरी है, इस क्लैन के साथ हमारा जुड़ना कितना जरूरी है। तुम्हारे फादर ने इस क्लैन को सेव करने के लिए, बनाने के लिए कितनी मेहनत करी थी। मैं तुम्हारे फादर की इस क्लैन को ऐसे तुम दोनों की इज्जत के सामने बर्बाद नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने कुछ सोचा है, जियांग्स क्लैन में एक बहुत बड़ा समारोह हो रहा है जिसमें आस पास के सारे क्लैन्स आए होंगे। हमें भी मेरी दोस्त मैडम यू ने बुलाया है और मैं वहाँ अकेले नहीं जाऊंगी, तुम दोनों मेरे साथ चलोगे। और इसके अलावा मुझे तुम दोनों से कुछ नहीं सुनना। अगर तुम दोनों चाहते हो कि मेरा जन्मदिन मैं सेलिब्रेट करूं, तो तुम दोनों को मेरे साथ कल ही जियांग्स क्लैन चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं चांसा सरन अपने दोनों बच्चों को थोड़ा गुस्सा करते हुए धमकाते हुए बोलती हैं। वहीं विंग और विशा जो देख रहे हैं उनकी मदर की गुस्सा करने के कारण तबीयत बिगड़ सकती है, इसलिए वो तुरंत हाँ में अग्री कर देते हैं। एक छोटा सा जन्मदिन का समारोह होता है वीक्लैन के लोगों को ये दिखाने के लिए कि उनके सेट लीडर और उसका परिवार इस क्लैन को संभालने के इस काबिल भी है और इस क्लैन में खुशियाँ भी सेलिब्रेट होती भी हैं। वहीं दूसरी तरफ वी घबराया हुआ अब अपने कमरे में बैठा है, उसे समझ नहीं आ रहा कि उसकी मदर को जो बात अभी तक नहीं पता, अगर वो बात पता चल गई तो उसकी मदर की तबीयत का क्या होगा। कहीं ना कहीं विंग कैसे किसी और से शादी कर सकता है जब ऑलरेडी वो लांगवांग जी के साथ इस तरह के संबंध रखता है। और क्या लांगवांग जी विंग की शादी कहीं होने भी देगा? विंग अच्छे से जानता है वांग जी ऐसा कभी नहीं होने देगा, इसलिए वो अपनी मदर के बारे में सोच के परेशान ही था जब अचानक से उसके कमरे में कोई आता है जिसे विंग एकदम से पीछे मुड़ता है तो उसकी
छोटी बहन अपने हाथ में उसके लिए गर्म दूध लेकर उसके पास बिल्कुल आके बैठ के बोलती है, गगा आज आपने कुछ नहीं खाया, इसलिए मैं आपके लिए दूध लाई हूँ, थोड़ा पी लीजिए। इस चीज़ से अभी स्माइल करता हुआ वो छोटा सा कप उठाकर अपने पास रखते हुए बोलते हैं, तुम सचमुच में अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार हो गई हो ऋषभ, शायद तुम्हारी शादी करवाना भी गलत डिसीजन नहीं होगा। गगा अब मदर जैसी बातें मत कीजिए, वैसे भी मुझे इस कल्टीवेशन वर्ल्ड की शादियों के बारे में अच्छे से पता है। यहाँ सब शादियाँ समधियों के लिए ही होती हैं, कोई प्यार नहीं होता, कोई शादी में किसी के साथ रहने की खुशी नहीं होती, और मदर मेरे साथ ऐसा कर सकती थी मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। ये बोलते हुए अविशा अपना मुंह नीचे कर लेती है। अभी बहुत प्यार से अपनी छोटी बहन का फेस ऊपर करते हुए कहते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी है मेरी छोटी सी बहन। गगा आप अच्छे से जानते हैं, फादर के जाने के बाद आप और मैं बहुत जल्दी बड़े हो गए थे। जब तक फादर थे वो हमेशा हमारे अंदर की बचपने को बचपना रखना चाहते थे, लेकिन फादर की डेथ के बाद जैसे सब कुछ बदल गया, हमारा क्लैन, हमारा महल, हमारी मदर, हमारी ज़िंदगी। मैं जानती हूँ ब्रदर, आपने तो सबसे ज़्यादा सफ़र किया है, आपने फादर के जाने के बाद इतना सब कुछ संभाल लिया, लेकिन मदर, हम मदर को क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं गगा? क्यों हम ये उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं कि हमारी शादी करवा के उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। वो क्यों आपकी मेरी शादी की इतनी बुरी तरह से पीछे पड़ गई हैं? क्योंकि वो हमें खुश देखना चाहती हैं। तुम्हें शायद पता नहीं, पर मदर को लगता है एक इंसान की खुशी उसके पार्टनर के साथ होती है। मदर को असलियत में खुशी क्या होती है, कैसे खुशी से ज़िंदगी जी जाती है, ये फादर के साथ शादी करने के बाद ही महसूस हुआ था। अब वो यही सोच रही हैं कि वो हम दोनों की शादी करवा के शायद हमें भी वो खुशी का एहसास करवाएं। जिस तरीके से वो अब हमारा ध्यान नहीं रख पाती, उन्हें लगता है वो एक अच्छा पार्टनर ढूंढ के वो जिम्मेदारी दे सकती हैं। हमारे पार्टनर हमारा ध्यान रखें, हमें प्यार करें, हमारे साथ खुश रहें, वो ये चाहती हैं। पर आपको पता है ना कल्टीवेशन वर्ल्ड में कैसी शादियाँ होती हैं? आप भूल गए याली सीजे की शादी? कैसे मैडम यू ने जबरदस्ती याली सीजे की शादी उस जिन जिशान से करवा दी, और अब तक सीजे कितनी ज़्यादा दुखी रहती हैं। ये बोलती हुई अब एकदम से ईशाव अपना मुंह नीचे कर लेती है। इस पे अभी बहुत प्यार से अपनी छोटी सी बहन का फेस ऊपर करके उसे प्यार करते हुए बोलते, अरे मेरी प्यारी सी बहन, तुम सिर्फ एक ही शादी को देखकर डर गई, और भी तो शादियाँ हैं जो अच्छी चल रही हैं। क्यों मदर और फादर की शादी में प्यार नहीं था? क्या मैडम यू और जैन फैमिली की शादी में प्यार नहीं है? और जांग चैन और वेंची, उन दोनों के बीच में प्यार नहीं है? कितनी सारी ऐसी शादियां हैं इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में जिसमें खूब सारा प्यार है। ज़रूरी नहीं है कि हर पार्टनर गलत हो। कई बार कुछ शादियों में इतना प्यार होता है कि लोगों को अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खुशी अपने पार्टनर के साथ ही मिलती है। ऐसा नहीं है कि तुम हमेशा नेगेटिव ही सोचो, अच्छा भी तो सोच सकती हो। ये बोलते हुए आप अपनी बहन को समझाने लगता है। वो जानता है उसकी ज़िंदगी में प्यार, ये खुशी नहीं है, पर वो अपनी बहन की ज़िंदगी में खुशियों की उम्मीद रखता है और उसे पॉजिटिव ही दिखाना चाहता है। विंग इसलिए अपनी बहन को रिश्ते में जहाँ खुशियाँ होती हैं उन रिश्तों के एग्जाम्पल दे रहा है, जिसे अविशा थोड़ा सा मुंह नीचे करते हुए कहती है, पर अगर मेरी शादी उन जैसी ना होकर यानली सीजे जैसी हुई तो तुम्हारा भाई है ना तुम्हारे साथ? मैडम यू क्यों अभी भी यानली सीजे को वहाँ रखती हैं मुझे नहीं पता, पर अगर मेरी बहन को कोई दुखी करेगा मैं तो तुरंत अपनी बहन को वापस अपने पास ले आऊँगा, और जिसने भी मेरी बहन को दुखी किया होगा उस इंसान की टांगें तोड़ दूंगा। ये बोलती है अभी एकदम से गुस्से वाला फेस बनाता है, जिसे विशा खुश होकर तुरंत अपने भाई को गले लगाती है। मुझे पता है कोई मेरा ध्यान रखे ना रखे, मेरे गगा मेरे अब ध्यान ज़रूर रखेंगे, और अगर मेरे गगा कह रहे हैं कि वो ऐसा कर सकते हैं तो फिर मुझे यकीन है वो ऐसा कर भी सकते हैं। बोलती हुई आप विशा खुश हो रही है। वहीं अपनी प्यारी सी बहन को गले लगाए हुए उसकी कमर सहलाते हुए कहते हैं, मैं चाहता हूँ मैं जल्द से जल्द तुम्हारी शादी कर दूँ विशा। सिर्फ मदर नहीं, मैं भी चाहता हूँ कि तुम इस क्लैन से जल्द दूर हो जाओ, क्योंकि मुझे नहीं पता कब तक मैं ये सब कर पाऊँगा। अगर मदर को सच पता चल गया तो इस घर का, इस क्लैन का
क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। अगर लांगवांग जी का मन बदल गया फिर इस क्लैन का क्या हाल होगा मुझे नहीं पता। इसलिए तब ये सब होने से पहले मैं तुम्हें एक सेफ जगह, एक सेफ लाइफ देना चाहता हूँ। ये सोचता हुआ अब अभी अपनी बहन को प्रोटेक्टिव वे में फील करता हुआ, उसे और ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में गले लगाता हुआ, आंखें बंद कर बस अच्छा हो उसी की होप करता हुआ बैठा हुआ है। वहीं मैं जैसा चांसा सर ने सोचा था वो तुरंत मैडम यू को लेटर भेज देती है कि बहुत जल्दी विशाओ, विंग और वो जांग में क्लैन आएंगे। वहीं मैडम यू ये खबर सुनते ही खुशी में अपने फैमिली यानी अपने बेटे जांगचैन और वेंचिंग को भी ये खबर देती है। वहीं वेंचिंग खुशी से इस चीज़ से अब अपने घर पे भी ये खबर भेज देती है, यानी वैन क्लैन से लोगों को बुलाने का। धीरे धीरे सब लोग जांग्स क्लैन की तरफ जा रहे हैं। जांग्स क्लैन में इस बड़े समारोह का कारण है जांगचैन और वेंचिंग की बेबी का बर्थ नेम सेरेमनी, ये कह दो नेम सेरेमनी। आज सारे जांग्स क्लैन को बहुत अच्छे से सजाया गया है क्योंकि उनके नेक्स्ट हायर की नेमिंग सेरेमनी है। सभी क्लैन के लोग अपने साथ काफ़ी सारे जांग्स क्लैन के लिए गिफ्ट्स भी लाए हैं, खासकर उस न्यू बॉर्न बेबी और उसकी मदर और फादर के लिए, जिनमें वी क्लैन भी शामिल हैं। वहीं वी क्लैन से स्पेशली मैं चांसा सरन ने उस बच्चे के लिए खूब सारे नए नए हानफू और एवेंचिंग और मतलब जांगचैन के लिए कुछ ऑर्नामेंट्स या कह सकते हैं गोल्ड की ज्वेलरी भी लाई हैं। वो काफ़ी खुश होकर अपनी एक तरीके से आप सिस्टर कह लो या बेस्ट फ्रेंड कह लो मैडम यू के गले लगती हैं। वही मैडम यू यहाँ पे वी फैमिली को देखकर बहुत खुश होकर कहते, फाइनली चांसा तुम मेरे कहने पे जांग्स क्लैन आ गई। कितने सालों से मैं तुम्हें बुला रही हूँ पर तुमने तो अपने क्लैन को छोड़ना की नहीं की कसम खा रखी थी। इस बात पे अब चांसा सर स्माइल करते हुए अपने दोस्त को गले लगा के कहते, तुम्हें पता है ना वी चांसे के जाने के बाद पूरे क्लैन की जिम्मेदारी अकेले विंग पे आ गई। कई सालों तक तो मैं बीमार थी पर जब मैं ठीक हुई तो मैं अपने बच्चे की मदद करना चाहती थी। इस बात पे अब चैन फैमिली और मैडम यू थोड़े इमोशनल होके चांसा सरन को देखे कहते हैं, तुम और तुम्हारे बच्चे बहुत बहादुर हैं जो इतनी बड़ी मुसीबत से निकलने के बाद इतनी बहादुरी से पूरे क्लैन के सामने आगे बढ़े। और विंग उसके बारे में तो सब लोग हमेशा अच्छा ही बोलते हैं। तुम्हें पता है जैन फैमिया हमेशा जब भी किसी कल्टीवेशन वर्ल्ड की मीटिंग्स या ये कह दो समारोह या उत्सव में जाते हैं तो वहाँ सिर्फ की ही तारीफ हो रही होती है। सब कहते हैं इतनी कम उम्र में वो एक स्ट्रॉन्ग सेक लीडर की सारे गुणों को कैरी करता है और कैसे अपने क्लैन को संभालता है। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इस बात पे आप चांसा सर खुशी से आप विंग की बारे में तारीफ सुनकर खुश होते बोलते हैं, मेरा विंग सचमुच में बहुत ज़्यादा जिम्मेदार से भरा हुआ है। मुझे तो लगता था मेरा शरारती सा आइन क्या ही करेगा, लेकिन अब मेरा शरारती आइन कब सेक्ट लीडर भी वुशान बन गया मुझे महसूस ही नहीं हुआ। इस बात पे अब जैनफे में इन दोनों लेडीज़ को इमोशनल बातें ख़त्म हो जाए बीच में बोलते हैं, अरे तुम दोनों बस बातें ही करती रहोगी, जाके वेंचिंग से नहीं मिलवाओगी अपनी दोस्त और उसकी फैमिली को। पर बाकी लोग कहाँ हैं? एकदम से अब मैडम यू चांसा सर के पीछे देखते हुए थी, हाँ विंग और विशो कहाँ गए? वो दोनों तो हमारी तरह बातों में नहीं लगे होंगे, वो तो दौड़े दौड़े सबसे पहले वेंचिंग और उसके बच्चे से मिलने गए होंगे। ये बोलते हुए जैन फैमिली हंसने लगे। और सचमुच में विंग और विंग की बहन विशॉय सबसे पहले आप उस बड़े से हॉल के अंदर ही एंट्री कर रहे हैं जहाँ पे बेबी आप और वेंचिंग और जांगचैन है। उन तीनों को पास दौड़ती हुई विशॉय ही सबसे पहले गगा गगा करती हुई दौड़ती है और एकदम से चैन गगा आप फादर बन गए, कंग्रेचुलेशन, और आप भी सिस्टर लो मदर बन गई। ये बोलते हुए अवेंजिंग को भी गले लगाते हुए उस बेबी को जो पालने में उसे देखते हुए विशा पालने को देखते के अंदर झांकते हुए, ओ ये कितना क्यूट है, कितना चबी चबी है, बिल्कुल शेन गगा की तरह जब आप छोटे थे। ये बोलकर अब वो एकदम से जागजट को देखते हुए बोलते, जैसे जागजट मैं कब इतना मोटा था, आप हमेशा से हेल्दी थे, आप भूल गए। मैं सही कह रही हूँ ना, यहाँ लीजिए ये एकदम से आप याली को देखते हुए विशा जैसे बोलती है तो याली भी स्माइल करते हुए हाँ की तरफ गर्दन हिला देती है। अभी अपने दोस्त और उसकी वाइफ यानी वेंचिंग के पास जाके कंग्रेचुलेशन तुम दोनों को, फाइनली अब तुम्हें भी ये पेरेंट्स हुड का मज़ा मिलेगा। बस पूछ मत यार, जिस दिन से आया है
अच्छे मज़े आ रहे हैं, ये बोलता हुआ जांग चैन अब फ्लोर से जंबाई लेता है, जिसे वेंचिंग भी यही विंग की तरफ देख के अपनी गर्दन तरस में हिलाते हुए कि हाँ भाई हमें तो सोने को मिल नहीं रहा, कि बड़ा अच्छा पेरेंट्सहुड है की तरफ भी मुंह बना रही है। इसे विंग हंसते अब उस बेबी को देखता है, कितना क्यूट है ना ये विषय। हाँ काका देखो ना, दोनों भाई बहन मतलब जो एक होता है पालना, उसके अपोजिट साइड में एक तरफ एक दूसरे को देखते हुए दोबारा से बच्चे को देखने लगते हैं, उनकी ये हरकत देखते हुए। अब यार पीछे से हंस के कहती है, तुम दोनों सचमुच में बच्चे ही हो, अब उस बच्चे को देखकर बच्चों जैसी हरकतें भी कर रहे हो। शीजे आपको नहीं पता, मैंने इतना क्यूट बेबी कभी नहीं देखा। विंग बहुत एक्साइटेड होते बोलता है, अच्छा यही बात तुमने जिलिंग को देखकर भी कही थी आशियन। अब एकदम से विंग अपना सर घुमाते हुए कहता है, अच्छा मैंने यही कहा था सीजे। अब सब लोग वहाँ पे हंसने लगते हैं विंग की ऐसी हरकत देखते हुए। धीरे धीरे इन सब की फैमिली मूवमेंट को बिगाड़ने या ये कह दो इन्हें ये याद दिलाने कि ये यहाँ क्या कर रहे हैं, अब बाकी क्लैन के लोग भी आने लगे हैं जो अपने साथ अब जांग चैन और वेंचिंग को गिफ्ट दे रहे हैं। एक एक करके यहाँ सब क्लैन आए, इसलिए विंग याली और उसकी बहन यानी विश्वाय तीनों आपस में बस बात करते हुए बेबी के ही देख रहे थे। जब फाइनली वो क्लैन आता है, जिसके आते ही विंग के चेहरे की खुशी एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज और विंग के चेहरे पे एकदम स्ट्रिक्ट एक्सप्रेशन आ जाते हैं। लैंड क्लैन में सबसे आगे लैंड कुरैन और उनके पीछे पीछे उनके दोनों नेफ्यू लान शिचैन और लांग वांगजी एंट्री कर रहे हैं। ये देखकर अचानक से विंग थोड़ा शांत हो गया, वहीं बाकी सब लोग भी इन लोगों के वेलकम के लिए आगे आ गए। जैन फैमिया जांग चैन और मैडम यूही सबसे आगे हैं और उन लोगों का वेलकम कर रहे हैं। वहीं वेंची के बिल्कुल पास में अभी भी चांशर सरन खड़ी हुई हैं और कुछ रिएक्ट नहीं कर रही हैं। ये लोग फैमिली मेंबर्स हैं, लेकिन वी फैमिली और जंग फैमिली, इसलिए ये लोग अभी भी पोडियम पे खड़े हुए हैं। बाकी सब लोग अपनी अपनी सीट्स लेके आप टेबल के पास जाकर बैठ गए हैं। धीरे धीरे करके अब सब लोगों के क्लैन आ चुके हैं और आखिरी में आता है वेंचिंग की फैमिली यानी वैन क्लैन। वैन क्लैन में सबसे आगे वैन रोहान, साइड में उसका बेटा वैन चाओ और दूसरे बेटे की वाइफ यानी वांग हुई। वैन रोहान का बड़ा बेटा वैंशु मर चुका है, 1 साल पहले उसकी एक तरीके से बीमारी में मौत हो गई और उसके बाद उसकी वाइफ यानी वांग हुई वैन क्लैन में ही रहती है, लेकिन उससे उसका वैन फॉरेन का टाइटल छीन लिया गया। अब वो सिर्फ वांग हुई है, पहले वो वैन फॉरेन और वैन वांग हुई थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक वांग हुई के टाइटल से आ रही है। वहीं इन सब से अलग या ये कह दो इनसे थोड़ा पीछे बट वेंचिंग के छोटा भाई जो अब इलिंग नाम के एक छोटे क्लैन को जो वैन क्लैन से बिल्कुल जुड़ा हुआ है या ये कह दो वैन क्लैन के अंडर ही आता है, लेकिन इलिंग एक अलग ही क्लैन है जो अब छोटा क्लैन बनकर आगे की तरफ बढ़ रहा है। उसका नया सेक्ट लीडर और वेंचिंग का छोटा भाई वैनिंग आता है अपनी बहन के लिए अपने क्लैन के कुछ लोगों के साथ कुछ तोहफों के साथ। वेंची इन सब को देखकर अब पोडियम से नीचे उतर के एक एक करके आगे मिलती है। वो सबसे पहले अपने अंकल वैन रोहान से मिलती है, फिर अपने कज़न ब्रदर वैन चाओ से मिलती है जो दोनों उसके लिए खूब सारे गिफ्ट लाए थे, जिसे देखकर वो खुश भी होती है। वहीं वैन रोहान और वैन चाओ भी उसके बच्चे को ब्लेसिंग देते हैं, पर वेंची बिल्कुल भी वांग हुई से नहीं मिलती और उसे इग्नोर करती हुई आगे दौड़ के अपने भाई को गले लगा लेती है। जहाँ वैनी खुशी से अपने भाई को गले लगाकर बहन को गले लगाकर उसके लिए जो भी तोहफे लाए वो देते हैं। वेंची इन सब को सीट देकर आप मेन पोडियम पे आके खड़ी हो जाती है, जहाँ पे ये लोग जो काम करने आए वो किया जाता है। वेंची और जांगचन के बेटे का नाम रखा जाता है और उसका नाम रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी प्यारी सी वी शाओ को दी जाती है, जिससे वी शाओ बहुत खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है ये तो बेस्ट काम मिल गया उसे, और वो खुशी से सबसे आगे आकर खुशी से वो वेंचिंग के बिल्कुल पास आके उस बेबी को बड़े घबराते हुए वेंचिंग से अपनी गोद में लेते हुए सबको देखते हुए स्माइल करते हुए उस बच्चे का नाम जियांग यंग टाई रख देती है, जिसे मैडम यू भी बहुत खुश होती है। उन्हें जियांग यंग टाई नाम काफ़ी अच्छा लगता है। सबके बीच में इस बच्चे का नाम जियांग यंग टाई रखा जाता है। सब लोगों के सामने अब सेलिब्रेशन स्टार्ट की जाती है। इस सेलिब्रेशन की स्टार्टिंग में सबसे पहले जहाँ पे इस बच्चे का नाम रखा गया उसके तुरंत बाद अब चांसा सरन सबके बीच में आती हैं और बोलती हैं, मैं जानती हूँ आज हम सब लोग इस जगह इकट्ठे हुए थे वेंचिंग और जांगशन के बच्चे की नेमिंग सेरेमनी के लिए, लेकिन जब यहाँ सभी क्लैन के लोग हैं
तो मैं एज अ वीकलैंड की मदर, या ये कह दीजिए क्वीन मदर होने के कारण आप सबके सामने एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ। मैं अपने दोनों बच्चे यानी विवुशियान और अपनी बेटी वी शाओ के लिए शादी करने के लिए आप सभी की तरफ एक इनविटेशन दे रही हूँ। आप में से किसी को लगता है कि आपकी हायर मेरे बच्चों के लिए काबिल है तो आप मुझ तक अपनी खास संदेश या अपना प्रॉर्थल का लेटर दे सकते हैं। कहीं ना कहीं चांसेस एक ओपनली अपने बच्चों की शादी के लिए इंटरेस्टेड है, शो कर रही हैं, जिसके कारण विंग के चेहरे पे अचानक से घबराहट आ जाती है। विंग जो अभी याली के साथ बहुत प्यार से खड़े होकर उस बच्चे को खिला रहा था, अब वो घबराते हुए अपनी मदर और सबकी तरफ देखने लगता है। उसकी नज़र सबसे पहले तो वांगजी की तरफ ही जाती है। उसे डर लगता है कि वांगजी क्या वो ये बात सुनकर नाराज हो जाएगा, क्या पता वांगजी कितना गुस्सा हो जाए, इसलिए वो घबराते हुए चारों तरफ देख रहा है। लेकिन वांगजी उसे कहीं नहीं दिखता। उसके दिल में हल्की सी तसल्ली होती है, शायद वांगजी ने ये बात नहीं सुनी। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो देखता है कि वांगजी इस समय बिल्कुल भी उसकी तरफ या उसकी मदर की बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था, बल्कि हॉल में एक कोने में अकेले खड़ा हुआ है, तो वो थोड़ा घबरा जाता है। घबराते हुए विंग आप सबको इग्नोर करता हुआ वांगजी के पास जाने की कोशिश करता है, उसे ये क्लियर करने के लिए कि वो अपनी मदर को समझा देगा, लेकिन वो उसके करे हुए अपने वादे को निभाते हुए किसी और से शादी नहीं करेगा। जहाँ विंग काफी डर रहा था ये सोच के पता नहीं वांगजी को गुस्सा आएगा, लेकिन जब वो वहाँ जाके जो देखता है तो उसकी एकदम से नजरिया और सोच पूरी तरह से बदल जाती है। वांगजी एक लड़की के साथ खड़ा हुआ है, वो लड़की जो काफी हद तक विंग जैसी दिख रही है। एक बार को तो विंग भी हैरान हो गया था अपनी उस लड़की को देखकर। दोनों के चेहरे बहुत हद तक एक जैसे से ही हैं। विंग की तरह उसकी भी ऊंची सी नाक, वही विंग की तरह ब्यूटीफुल डार्क आइज, और विंग की तरह एक हल्की बनी स्माइल है। बस अंतर है तो मोल का। विंग के लिप्स के नीचे एक ब्यूटीफुल सा मोल है, पर उस लड़की के चेहरे पे कोई मोल नहीं है। वहीं विंग उस लड़की को देखकर कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन थोड़े टाइम बाद जो वो देखता है उसकी आंखें शौक में बड़ी हो जाती हैं। लांगवांगजी जो कभी किसी को टच नहीं करने देता, उसने खुद देखा है, वो जानता है लांगवांगजी को किसी का फिजिकल टच पसंद नहीं। वो लड़की को गले लगाए हुए हॉल के बाहर एक कॉर्नर में खड़ा हुआ है, जिसे देखकर विंग शॉक हो जाता है। वो लड़की अपनी सर को वांगजी के चेस्ट पर रख के जोर जोर से रो रही है। वहीं वांगजी जैसे उसे शांत करवा रहा है। क्या ये लड़की और लांगवांगजी इतने खास थे? विंग को कुछ समय लगता है ये बात सोचने या समझने में, जब अचानक से विंग को किसी की आवाज़ आती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसके पीछे खड़ी वेंचिंग है। और कुछ समय लांगवांगजी और उस लड़की को देख के कहती है, मुझे पता था ये कैरेक्टर लेस यही करेगी, इसे मौका मिलेगा तो ये दोबारा से अपने पहले आशिक के पीछे ही भागेगी। इस बात पे अब विंग घूर घूर के वेंचिंग को देखने लगता है। वेंचिंग विंग को देख के कहती है, क्या हुआ, तुम्हें नहीं पता इन दोनों के बारे में? हाँ, तुम बहुत छोटे थे जब ये किस्सा शुरू हुआ था। तुम्हारी फादर की उस समय तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए शायद तुम्हें पता नहीं होगा। ये वांगहुई है, लांगवांगजी की लवर, या ये कह दो इन दोनों को सारा कल्टिवेशन वर्ल्ड एक परफेक्ट कपल के नाम से जानता था। लेकिन इस वांगहुई ने मौके का फ़ायदा उठा के मेरे भाई, मेरे कज़न ब्रदर वेंशु से शादी कर ली और लांगवांगजी को छोड़ दिया था। लेकिन अब जब मेरे कज़न ब्रदर की डेथ हो गई, इसके हाथ से लैंड फॉरेन का टाइटल छीन लिया गया, तो अब इसे वापस अपने आशिक की याद आ गई। अब दोबारा से ये अपने फर्स्ट लव लांगवांगजी के पास चली गई। मुझे पता था ये ऐसा ही कुछ करेगी। वेंचिंग कितना गुस्सा है कोई भी बता सकता है। उसकी मुट्ठी गुस्से में टाइट है, क्योंकि उसे लगता है उसके कज़न ब्रदर वेंशा की तबीयत बिगड़ने के पीछे ये कहीं ना कहीं वांग हुई ही है। लेकिन वो ये बात श्योर नहीं है, इसलिए किसी को बोलती नहीं। वहीं दूसरी तरफ विंग जब सुनता है वांगजी का फर्स्ट लव, वांगजी का पहला प्यार, क्या इसी कारण विंग वांगजी की लाइफ में आया था? क्या उस दिन अचानक से विंग का चेहरा देख के जब वांगजी ने उसे अपना पास रखने की जिद बना ली थी, वो सवाल जो विंग के दिमाग में हर दिन आता था, क्यों उसे ही क्यों? कहीं ना कहीं उस सवाल का जवाब आज विंग को दिख रहा है। ये चेहरा जो विंग से सिमिलर है, यही है विंग की जिंदगी में वांगजी के आने का कारण, विंग को चूज करने का कारण। और उस दिन विंग को
देखते ही उसे दोबारा चांस देने का कारण कहीं ना कहीं अविंग को वो पहेली का सॉल्व पता चल गया, जो पहेली उसके दिमाग में कई सालों से थी। कहीं ना कहीं ये बात सुनते ही विंग को अचानक से बहुत शार्प दिल में पेन होता है। अचानक से उसके दिल में ऐसा कुछ फील होता है जो कभी उसने शायद एक्सपेक्ट नहीं किया था। दिल टूटना, पर उसे ये पेन क्यों फील हो रहा है? क्या वो नहीं जानता था कि वो और वांग जी का रिश्ता यही है, सिर्फ एक फिजिकल रिश्ता, और उसमें प्यार जैसा कुछ नहीं था। तो वांग जी ने उसे सिर्फ उसके चेहरे के लिए ही सेलेक्ट किया था। ये जानकर उसे दुख नहीं होना चाहिए। इन्हीं बातों को सोच के वहाँ से पीछे मुड़ के हॉल के अंदर एंट्री करता है, जहाँ पे मैडम यू और चांसा सरन बहुत खुश होके कुछ बातें कर रही थी। जब विंग स्माइल करता है अपनी मदर के पास जाता है, वहीं अब मैडम यू विंग को देख के कहती है, भाई तुम्हारी मदर ने तो आज कमाल ही कर दिया, खुलेआम तुम दोनों भाई बहनों की शादी का प्रस्ताव ही रख दिया। मदर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंग थोड़ा सीरियस होकर बोलता है, जिस पे चांसा सरन विंग को गुस्से में घूरते हुए बोलती है, तो मैं क्या करती? तुम दोनों मेरी बात सुनते हो? मेरे लेटर्स तक दूसरे क्लैन तक नहीं पहुंचने देते, तो आज का मौका मैं कैसे मिस करती? वैसे ये अच्छा ही हुआ। अब मैडम यू चांसा सरन का साथ देते हुए बोलती है कि तुम्हारी मदर ने ये बात सबके सामने रखी। तुम्हें पता है अभी अभी मेरे पास वैन रोहान आया था वैनिंग के लिए तुम्हारी बहन वैनशाओ का हाथ मांगने। क्या? अभी थोड़ा शॉक होकर बोलता है, हाँ वैनिंग यानी वैनचिंग का छोटा भाई, तुम तो उसे कई बार मिले हो ना? विंग मैं जानती हूँ वैन रोहान और उसके दोनों बच्चों का सबके सामने इम्प्रेशन अच्छा नहीं है, लेकिन ये बात तुम भी डिनाई नहीं कर सकते कि वैनचिंग और वैनिंग उसके कज़न ब्रदर जैसे नहीं हैं। वैन रोहान अपने भाई के मरने के बाद इन दोनों को पाला जरूर है, लेकिन इन दोनों की सोच और वैन क्लैन की सोच में बहुत अंतर है। तभी जैसे ही वैनिंग अपने पैरों पे खड़ा होने की बारी आई, या ये कह लो वो 20 साल का हुआ, तो उसने सबसे पहला काम अपने अंकल से दूर अपना खुद का क्लैन बसाने की सोची। वैन रोहान के रूल्स और वैन रोहान के क्लैन संभालने के तरीके से कभी भी वैनचिंग और वैनिंग सपोर्ट नहीं करते थे। इसी कारण तो ईलिंग शहर या ये ईलिंग क्लैन बना। ईलिंग क्लैन बहुत स्ट्रॉन्ग क्लैन है विंग, माना वो हम सब के कंपैरिजन छोटा क्लैन है, लेकिन उस क्लैन के लोग बहुत खुश रहते हैं। उस क्लैन में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर का काम होता है और आसपास के सारे क्लैन में खाना ईलिंग क्लैन के थ्रू ही जाया जाता है। इसी कारण आसपास के क्लैन के साथ भी उसके बहुत अच्छे संबंध हैं। एक छोटा, एक खुशहाल और अपने आप में इंडिपेंडेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लैन है ईलिंग। मुझे लगता है ईलिंग के सेट लीडर वैनिंग के साथ वी शाओ की जोड़ी परफेक्ट रहेगी। ये बोलते हुए मैडम यू जैसे वो इस रिश्ते में मतलब वैनिंग का सपोर्ट कर सकती है या वैनिंग पे ट्रस्ट कर सकती है, ये बात समझाती है, तो विंग भी अब स्माइल करता हुआ अपनी मदर और मैडम यू की तरफ देख के कहता है, मुझे भी वैनिंग काफ़ी पसंद है। उसके अंदर कोई घमंड या अकड़ नहीं, बल्कि एक शरीफ और काफ़ी इंटेलिजेंट सेक्ट लीडर है वैनिंग। मेरी तरफ वो भी एक यंग सेक्ट लीडर था, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि वो मेरी बहन के लिए परफेक्ट होगा। वैसे भी बाकी सब के कंपैरिजन वैनिंग और विशाओ की उम्र में भी का ज़्यादा अंतर नहीं है, इसलिए मुझे वैनिंग विशाओ के लिए ठीक लग रहा है। विंग अपनी बहन के लिए एक सही कैंडिडेट मिल रहा है, इस वजह से इस रिश्ते के लिए तुरंत हाँ कर देता है। जैसे चांसा सरन के चेहरे पे एक काफ़ी अच्छी स्माइल आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि चलो एक का रिश्ता तो तय हुआ। वहीं दूसरी तरफ विंग अभी अपनी बहन के रिश्ते की बात सुनकर अपने दर्द को भूलकर काफ़ी खुश हो जाता है। यहाँ से वापस अपने क्लैन जाते हुए वो एक नई खुशी के साथ जा रहे हैं। जल्द ही वी शाओ और वैनिंग की शादी की तैयारी के लिए जैसा विंग ने सोचा था, वो जाते ही ये बात अपने क्लैन में भी सबको बताता है। सॉन्गलैंड भी इस चीज़ से काफ़ी खुश होता है। जल्द ही वैनिंग और वी शाओ की एंगेजमेंट की दिन रखा जाता है। अभी वी शाओ छोटी है, तो इसी वजह एक ग्रैंड एंगेजमेंट करी जाएगी और कुछ साल बाद जब वी शाओ 18 साल की हो जाएगी तो वैनिंग और वी शाओ की एक ग्रैंड वेडिंग करी जाएगी। ये तरीका से विंग अपनी मदर को भी कॉन्फिडेंस दिला देता है कि अब वी शाओ के लिए उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं। दूसरी तरफ वो अपनी बहन की बात रखते हुए उसकी कम उम्र में शादी भी नहीं करता है। इस चीज़ से कहीं ना कहीं वैनचिंग भी काफ़ी खुश होती है, क्योंकि वो भी चाहती थी कि जैसे उसके भाई की शादी किसी अच्छी जगह हो, और जब वी शाओ से हो रही है तो वो भी बहुत खुश है। अब
उस ग्रैंड एंगेजमेंट के लिए सब लोग आते हैं। वैन फैमिली, जियांग फैमिली और यहाँ पे वी फैमिली ही इनवाइटेड है। बाकी लोगों को ग्रैंड वेडिंग में बुलाया जाएगा, लेकिन खास फैमिलीज को बुलाकर वहाँ पे एक तरीके से एंगेजमेंट सेरेमनी करी जाती है। जब वैन वहाँ फैमिली यहाँ आती है तो विंग नोटिस करता है वो लड़की जो उसकी तरह दिखती थी यानी वांग हुई आज यहाँ नहीं आई। इसलिए उसके दिमाग में उठ रहे क्वेश्चन को देखते हुए अब वो आगे जाके ये सवाल सीधा वैनचिंग से ही पूछ लेता है कि आज वांग हुई नहीं आई, जिस पे वैनचिंग गुस्से में लाल सर उसे बताती है कि किस तरीके से अब वो वैन क्लैन छोड़ के चली गई। जैसे ही उसे वैन फॉरेन के टाइटल से हटाया गया तो वो घमंड और अकड़ जो उसके अंदर थी वैन फॉरेन होके जो लोगों को एड्रेस मतलब एक तरह से पनिश करती थी, उन पे हुक्म जताती थी, वो जताने को उसे नहीं मिलेगा। इसे वो नाटक करके वहाँ से चली गई। दोबारा लैन क्लैन ये बात सुन के विंग को थोड़ी शौक लगता है। सच्चाई तो ये है जिस दिन से विंग अपने उस क्लैन से या ये बोल दो जियांग क्लैन से वापस आया था, तब से करीबन 6 महीने बाद जब उसकी बहन की एंगेजमेंट पार्टी हो रही है, इन 6 महीने में लांग वांग जी ने दोबारा विंग से मिलने के लिए नहीं बोला। विंग को पहले ही इस चीज़ से थोड़ी हैरानी हो रही थी क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वांग वांग जी उसे हर 15 दिन में याद ना करे। हर 15 दिन बाद वो विंग को अपने पास बुलाता ही था, लेकिन अब 6 महीने से उसने विंग को एक बार भी अपने पास नहीं बुलाया था। विंग पहले से उस बात से हैरान था, लेकिन जब वो ये सुनता है कि कैसे वांग हुई उसी दिन के कुछ दिन बाद लैंडमैन क्लैन वापस चली गई, तो अब उसे लगता है कि शायद अब वांग जी उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जा चुका है। शायद वांग जी अब उसे कभी दोबारा ना बुलाए। विंग को जहाँ एक तरफ ये बात सोच के खुश होना चाहिए क्योंकि अब वो उस अनवांटेड अजीब से रिलेशनशिप से बाहर आ चुका है, उसे थोड़ा सा बुरा और थोड़ा सा अजीब लगता है। उसे बहुत यूज्ड फील होता है, जैसे उसे जब तक इस्तेमाल करना था वांग जी ने इस्तेमाल किया और अब जब उसका ज़रूरत नहीं तो उसे यूज़ करके छोड़ दिया। कहीं ना कहीं ये बात विंग को बहुत ज़्यादा हर्ट करती है, उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। लेकिन वो आज वो अपना दुख अपना ये सब अपने परिवार वालों के सामने नहीं दिखा सकता, इसलिए वो स्माइल करता हुआ एक सेक्ट लीडर की तरह आज पूरे समारोह को संभाल कर पूरे अच्छे से सारा समारोह करवाता है। उसकी बहन की ये ग्रैंड एंगेजमेंट पार्टी जब ख़त्म होती है तो उसके बाद अब वो रात में अपने रूम में बैठा हुआ है और कुछ समझने की कोशिश कर रहा है। क्या उसे लांग वांग जी उसको भूल चुका है? इस चीज़ से खुश होके आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए? पर नहीं, विंग एक सेक्ट लीडर है। एक सेक्ट लीडर की तरह अगर ये चीज़ ख़त्म भी हो रही है तो उसे ऑफिशियली ये चीज़ ख़त्म करनी है। वो वांग जी से मिलकर एक बार आखिरी बार अपनी तरफ से उसके और वांग जी के रिलेशनशिप को ख़त्म करेगा। हाँ, विंग जानता है वांग जी ने कभी उससे प्यार नहीं किया। विंग जानता है वांग जी सिर्फ उसे फिजिकल नीड्स के लिए यूज़ करता था, तो विंग इस चीज़ को ख़त्म करने का तो सही से करेगा। वो आखिरी बार वांग जी से मिलकर उसे क्लियरली अब बोल देना चाहता है कि वो अब वांग जी के साथ वो सब नहीं करेगा। विंग इंगेजमेंट करने के बाद शायद थोड़ा श्योर भी हो चुका है क्योंकि उसकी बहन के ऊपर अब उसे कोई टेंशन नहीं। कुछ भी होगा वी क्लैन पे तो उसकी बहन को वो वापस या ये कह दो उसकी बहन को वो वैन क्लैन भेज सकता है या जियांग क्लैन वेंचिंग के पास भेज सकता है। उसकी मदर का ध्यान रखने के लिए जियांग क्लैन यानी जियांग फैमिया और एक तरीके से मैडम यू तो हैं ही, पर वो अकेला यहाँ रहकर अपने क्लैन को संभाल लेगा। लैंड क्लैन जो करेगा उसे झेल लेगा, पर अब वो इस चीज़ को ख़त्म ज़रूर करेगा। कहीं ना कहीं विंग को ये यूज्ड होने वाली फीलिंग बहुत इरिटेट और बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है। उसका सेल्फ रिस्पेक्ट वो काफ़ी दिन से दबा रहा था, लेकिन वो है तो एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट सेक्ट लीडर, तो उसे अपने सेक्ट के लिए एक रिस्पेक्ट चाहिए। वो रिस्पेक्ट जिसमें लोग उसे रिस्पेक्ट करें तो उसे डर ना लगे, उसका सच सामने आने का डर, उसका ये झूठा और एक तरीके से रिश्ते का डर। कहीं ना कहीं विंग ही सोच के बिना किसी से बोले अपने घोड़े को उठाकर चुपचाप से लैंड क्लैन की तरफ चल देता है। वो बिल्कुल जिनशी के पास आकर अब अपने घोड़े से उतरता है और हिम्मत करता हुआ वो वांग जी की जिनशी को नॉक करता है 2 बार 3 बार। जब नॉक का कोई रिस्पॉन्स नहीं होता तो विंग मुड़ के जाने ही वाला था जब अचानक से विंग को एक अजीब सी आवाज़ें आती हैं। क्या अंदर कोई फिजिकल हो रहा है? क्या वांग जी अंदर किसी और के साथ है? अजीब सी मॉर्निंग साउंड जिन्हें सुन के विंग के पैर एकदम से रुक जाते हैं और शॉक में आंख बड़ी हो जाती है।
वो दूसरी तरफ घूर घूर के अपनी ऋषि को देखने लगता है, जहाँ आवाज़ें काफ़ी तेज़ हो गई हैं। जैसे वो लड़की जानबूझ के और ज़्यादा आवाज़ें निकाल के विंग को महसूस करवाना चाहती है कि अंदर क्या हो रहा है, जिससे विंग की आंखें एकदम से बंद और मुट्ठी टाइट हो जाती है। वो मुड़ के अब अपने घोड़े पे बैठ के वहाँ से चला जाता है। वो रात विंग के लिए एक ऐसी रात थी जिसके बाद विंग ने कभी लैंकलन की तरफ ना देखने की कसम खा ली थी। ठीक है, अगर उसे यूज़ करके थ्रो करना था तो इस लैंकलन ने कर दिया, लेकिन अब विंग बिल्कुल भी इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगली बार लांगवांगजी से जब विंग मिलेगा तो उसका स्लेव बनकर, उसका हिडन सीक्रेट बनकर नहीं, बल्कि अब एक स्ट्रॉन्ग सेक्ट लीडर बनकर मिलेगा। अब विंग को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना है और विंग यही सोच के उस दिन उस लैंकलन के बॉर्डर को क्रॉस करता है। विंग वहाँ से वापस आके थोड़ा परेशान होके उस रात सो तो जाता है, लेकिन विंग के दिमाग में आजकल वो आवाज़ें आती हैं जिससे उसे बहुत अजीब लगता है। क्या लांगवांगजी इसी तरह का इंसान था? क्या वो ये सब किसी के साथ भी कर सकता था? विंग को लगा था शायद जी उसके अलावा तो किसी और के साथ ये सब नहीं करता होगा। कहीं ना कहीं उसे यकीन था कि वो और लंजा ही थे जो शायद एक दूसरे के साथ इस तरह का रिश्ता रखते थे। बट आंजी ये सब किसी के साथ भी कर लेता है। इस चीज़ से विंग को पता नहीं क्यों बहुत बुरा लग रहा था, पर वो फिर भी हिम्मत करके अपने सेक्ट लीडर के कामों में लगा हुआ था। जब एक दिन चांसा सैन बड़ी खुश होती हुई विंग के पास आती है, जिसे विंग समझ नहीं पाता है उसकी मदर को क्या हुआ। अब चांसा सैन स्माइल करते हुए विंग के बिल्कुल पास बैठ के कहते, तुमने खबर सुनी? कौन सी खबर मदर? जिन क्लैन की। तुम्हें पता है अब याली के हस्बैंड यानी जिन जुशान को नया सेक्ट लीडर बनाया जा रहा है। जिस पे विंग भी खुश होते हुए कहता है, अच्छा हुआ मदर, वो जिन गॉनशान अब जिन सेक्ट लीडर नहीं रहेगा। वो घटिया सेक्ट लीडर कभी भी इतने बड़े क्लैन को संभालने के लायक नहीं था। अब जिन जुशान के सेक्ट लीडर बनने से बाकी क्लैन्स को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है। तुम्हें पता है शुरुआत में याली और जिन जुशान के रिश्ते बहुत ख़राब थे, लेकिन हमारी याली ने जिन जुशान जैसे एक सेल्फिश इंसान को भी कैसे सेल्फलेस बनना है सिखा दिया। और अब उसके सेक्ट लीडर बनने से हमारे और आसपास के क्लैन को भी काफ़ी फ़ायदा होगा। उसके फादर की गंदी पॉलिसीज़ और अपने फ़ायदे के लिए दूसरे के क्लैन को नुकसान पहुंचाने वाली पॉलिसीज़ अब वो हटाएगा। ये तो अच्छी खबर है। हाँ, और हम भी वहाँ जाएंगे। तुम, मैं, हम वहाँ जा रहे हैं। ठीक है मदर, मैं चलूँगा। विंग एक सेक्ट लीडर की तरह अपनी जो भी मतलब होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने जितने भी उसके काम होते हैं करने के लिए हमेशा हाँ करता था, इसलिए वो तुरंत अग्री हो जाता है। जैसा चांसा सैन सोच रही थी, जिन जुशान की जिन क्लैन सेक्ट लीडर बनने की खुशी में काफ़ी आसपास के क्लैन भी बहुत खुश हैं, इसलिए वो भी इस समारोह का पार्ट बनते हैं। जिन सेक्ट अच्छा बड़ा सेक्ट है, इसलिए उसके नए सेक्ट लीडर की एक तरह से सेक्ट लीडर बनने का जो सेरेमनी होती है उसके लिए सारे क्लैन्स इन्वाइटेड हैं। लैन क्लैन भी इन्वाइटेड होता है। लैन क्लैन जब वहाँ आता है तो विंग जैसा सोच रहा था वैसा ही उसे दिखता है। लैन क्लैन पहले की तरह सिर्फ लैन ग्रैन, लैन शिचैन और लांगवांगजी नहीं, बल्कि इस बार उनके साथ लैन क्लैन के हानफू में लांगवांगजी के साथ वांग हुई भी आती है, जिसे देख के लोग बड़बड़ा रहे हैं, अरे ये तो वांग हुई है ना जो पहले वैन फॉरेन थी। हाँ, हमने सुना ये लैन क्लैन चली गई। मैंने सुना है सेकंड प्रिंस ऑफ गोसु और इसका संबंध है। हाँ, तभी तो इसका नाम भी बदला गया। अब तो ये लानोई के नाम से भी जानी जाती है। हाँ, अगर इसने लैन क्लैन ने अपना नाम दिया है तो हो सकता है इसे कुछ टाइम बाद लैन फॉरेन का टाइटल भी मिल जाए, लांगवांगजी के साथ इसकी शादी भी हो जाए। ये बोल लोग आसपास में गॉसिप कर रहे हैं। इन खबर को सुन के अभी शॉकिंगली लांग हुई और या ये बोलो वांग हुई और लांगवांगजी को देख रहे हैं, जो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं उस बड़ी सी टेबल पे जहाँ लैन क्लैन के बाकी लोग बैठे हैं। वांग हुई और लांगवांगजी एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं, जिसे देख के विंग अब अपने चेहरे पे नॉर्मल स्माइल लगता हुआ अब याली से जाकर मिलता है। वहीं याली खुशी से विंग और चांसा सैन को अपने ही पास बैठाती हैं, बिल्कुल जिन सेक्ट से जुड़े हुए टेबल पे, जिस पे विंग स्माइल करता हुआ अब सबके बीच में दिख रहा है। अब सबके बीच में सबसे पहले जिन जुशान खड़ा होता है और बोलता है, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। आप सब लोग मेरे इस समारोह का पार्ट बने, मेरे नए सेक्ट लीडर बनने की खुशियों में शामिल हुए।
आपका धन्यवाद, ये बोलता हुआ अब जिन निशान सबके बीच में अपना कप उठाता है, जैसे बाकी सब लोग भी अपना अपना कप उठा के एक दूसरे से कप टकरा के जैसे वो शेयर्स करके अपना अपना कप पीते हैं। इस बात पे अब जिन निशान दोबारा से बोलता है, वैसे तो ये समारोह सिर्फ मेरे सेक्ट लीडर बनने की ही एक तरीके से समारोह था, लेकिन मैं अपने सेक्ट लीडर बनते ही सबसे पहला जो डिसीजन लेना चाहता हूँ वो अपनी छोटी बहन म्यानम्या के लिए लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरी छोटी बहन म्यानम्या का रिश्ता वी क्लैन के सेक्ट लीडर वी वुशान से हो जाए। इसलिए मैं सबसे पहले आपके सामने ये प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। ये कहता हुआ जियांग गानशान जैसे वो कंफर्म है कि उसकी बहन के लिए वी वुशान से ज़्यादा खूबसूरत, समझदार और अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। होप करते हुए अब चांसा सरन और विंग को देखने लगता है, जिसे विंग शॉकिंगली अब जिन जुशान को देख रहा है और साथ में याली को देख रहा है, तो याली स्माइल कर रही है। इन दोनों की स्माइल को देखकर विंग शॉक में ही था, जब अचानक से तुरंत अपनी जगह से खड़े होकर चांसा सरन स्माइल करते हुए बोलती है, मुझे तो खुशी हुई कि जिन सेक्ट ने मेरे सेक्ट को अपने काबिल समझा। आपने अगर अपनी बहन के लिए वी वुशान का रिश्ता दिया है तो मैं इस रिश्ते को कैसे मना कर सकती हूँ। मैं तुरंत म्यानम्या को अपनाने के लिए हाँ करती हूँ। हम बहुत जल्दी अपने क्लाइन में यानी वी क्लैन में मेरे बेटे वी वुशान और म्यानम्या की एंगेजमेंट पार्टी करेंगे, जिसमें आप सब लोग आज ही इनवाइटेड हैं। ये बोलते हुए कहीं ना कहीं चांसा सरन इतनी खुश हो जाती हैं। कितने दिन से वो अपने बच्चों की शादी के लिए सोच रही थी और विंग के लिए इतना अच्छा रिश्ता उन्होंने कभी इमेजिन नहीं किया था। वहीं म्यानम्या जो कोने में बैठी हुई थी वो भी स्माइल करते हुए अपने शर्मा के चेहरा नीचे कर लेती है और विंग शॉक, ये क्या हुआ, उसने तो सोचा भी नहीं था आज ये सब हो सकता है। विंग का जितने चेहरे पे बड़ा शौक है उससे बहुत बड़ा शौक कोने में बैठे लांग वांगजी के चेहरे पे। वांगजी की मुट्ठी गुस्से में टाइट हो जाती है और वो घूर घूर के विंग की मदर को देखने लगता है। उसे यकीन नहीं होता आज वो इस समारोह में सिर्फ इसलिए पार्ट बना था क्योंकि जिन सेक्ट बहुत बड़ा सेक्ट था और जिन सेक्ट को नाराज नहीं करना चाहता था, नए सेक्ट लीडर की साइड भी नहीं पार्ट बनना चाहता था, लेकिन यहाँ पे विंग और म्यानम्या की शादी की बात हो जाएगी, ये उसके लिए भी शौक था। वहीं इस चीज़ से जहाँ सब लोग खुश हैं, वहीं वांगजी गुस्से में अब एकदम से टेबल से उठ जाता है, जिससे बाकी सबका ध्यान अचानक से वांगजी के ऊपर जाता है। वहीं वांगजी उठ के बिना किसी को इग्नोर करता हुआ हॉल से बाहर चला जाता है, जिसे विंग कुछ समझ नहीं पाता है वांगजी को क्या हुआ। उसे तो कोई अब फर्क नहीं पड़ना चाहिए था। पिछले कई महीनों से उसने तो विंग को वो कहाँ है जानने की इच्छा भी नहीं करी और उसका और विंग का शायद एक तरीके से रिश्ता टूट भी गया। वांगजी के पास तो ऑलरेडी उसकी पुरानी लवर, उसका ट्रू लव, उसका फर्स्ट लव यानी लैन हुई वांग हुई है, तो फिर अब वांगजी को क्या हुआ, विंग ये समझने की कोशिश कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ विंग स्माइल करता अब सबके सामने चुप बैठा हुआ है। पूरे समारोह में विंग ने वांगजी नहीं है नोटिस भी नहीं किया। दूसरी तरफ वांगजी तो इस हॉल से निकल के गुस्से में सीधा अपने जिनशी ही जाता है और गुस्से में अपनी तलवार निकाल के जिनशी को तहस नहस कर देता है। वहीं वांगजी जिन क्लैन छोड़ के सीधा अपने घर चला गया। ये बात सुन के कहीं ना कहीं लान कुरैन और लान शिजान को भी शौक लगता है और वहीं लान हुई की मुट्ठी टाइट हो जाती है। वो कहीं ना कहीं पिछले कई महीनों से वांगजी के क्लोज आने की बहुत कोशिश कर रही है, विक्टिम कार्ड खेलने की बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें फेल हो जाती हैं जब भी ये वी वुशान का नाम सामने आता है। अब लैनोई मुट्ठी भीजती हुई सामने वी वुशान को देख रही है, जो बड़े आराम से सेक्ट लीडर बना हुआ बैठा है। कितनी हैरानी की बात है ना, कुछ लोगों को जन्म से ही वो सब चीज़ें मिल जाती हैं जिसे पाने के लिए कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं। ये सेक्ट लीडर्स की पोजीशन, ये फॉरेन बनने की रेस कितनी मुश्किल होती है उन आम लोगों के लिए जिनका जन्म किसी हायर की फैमिली में नहीं होता। लैनोई जिसने लैनक्लैन के एक छोटी सी फैमिली में बर्थ लिया था, बचपन से पूरी कोशिश करी थी लैन फॉरेन बनने की, इसलिए वो हमेशा वांगजी और शिचेन के आसपास रहती थी, उनके सामने एक अच्छी इमेज ही कैरी करती थी। वांगजी को तो वो पूरी तरह से अपने प्यार में भी डाल चुकी थी। वांगजी और लैनोई एक दूसरे के प्यार में थे और लैनोई आराम से वांगजी के दिल के साथ खेलती थी। उसे बहुत मज़ा आता था जब वांगजी उसके इशारों पे नाचता था, लेकिन उसके पानी प्लान पे तब फिर गया जब उसे पता चला कि लैन फॉरेन का टाइटल सिर्फ लैन शिचेन की वाइफ को मिलेगा।
वांग जी कभी भी एक तरह से हायर की पोजीशन के लिए रेस ही नहीं करता। वो तो एक कल्टीवेटर बन के, सेनापति बन के रहना चाहता है। तो उसी दिन से वांग जी पे बहुत गुस्सा आने लगा था और वो मौका ढूंढती थी कि किसी तरीके से वो वांग जी के दिमाग में ये बात डाले कि उसे सेक्ट लीडर की पोजीशन में जाना चाहिए। उसे लैंड फॉरेन बनने था, इसलिए वो वांग जी को उसी के भाई से अलग करने की भी कोशिश करती थी। लेकिन जब उसे दिखा कि उसकी इन कोशिशों का कोई फायदा नहीं हुआ, तो उसने आसपास में बाकी क्लैन के लोगों को फंसाना शुरू कर दिया। वांग जी और शिचैन के दोस्त होने के कारण वो बड़े बड़े समारोह और बड़े बड़े ये ना आपस में जो क्लैन्स की मीटिंग्स और इस तरह के प्रोग्राम्स होते हैं उनमें भी जाया करती थी। और तभी वो वेंशु से टकराई। उसने वेंशु को अपने जाल में फंसा लिया। वेंशु उसकी खूबसूरती में आकर, क्योंकि वो सचमुच में बहुत ब्यूटीफुल थी, उसके साथ प्यार में भी पड़ गया और उसने उस समारोह से बाहर मतलब एक तरह से घर जाते ही सबसे पहले वैन क्लैन की तरफ से लैन हुई के लिए रिश्ता भेज दिया। वांग जी को लगा था लांग हुई इस रिश्ते को साफ मना कर देगी, लेकिन वांग ने करा उल्टा। उसने तुरंत उस रिश्ते को एक्सेप्ट करके वेंशु से शादी कर ली, ये बोलकर कि ये उसकी फैमिली चाहती है। उसकी फैमिली को ये मौका कभी नहीं मिलेगा। वहाँ वो एक लैंड फॉरेन की फैमिली बनकर जो रिस्पेक्ट पा सकती है वो लैंड फैमिली में नहीं पा पाएगी। और इसी कारण वो वांग हुई वैन क्लैन चली गई, जिसके कारण वांग जी बहुत हर्ट हुआ था। कई साल तक वांग जी उस दर्द में ही था, तक कि वांग जी पूरी तरह से बदल गया था। कोल्ड हार्टेड लांग वांग जी बन चुका था, जिसके दिल में कोई इमोशंस नहीं, किसी के लिए कोई पेन नहीं। इस तरह की सोच रख के एक हार्टलेस प्रिंस बन चुका था लांग वांग जी। कहीं ना कहीं वांग जी के उस बदले हुए फेस के अंदर ही विंग वांग जी से मिला था। विंग को देखते ही वांग जी को सबसे पहले वांग हुई की ही याद आई थी, क्योंकि सचमुच में विंग और वांग हुई का चेहरा काफ़ी मिलता था, पर सिर्फ चेहरा मिलता था, पर अंदर से वांग हुई और विंग में बहुत अंतर था। विवशान एक काइंड हार्टेड, अपने क्लैन के लिए जान छिड़कने वाला, अपने सेक्ट लीडर की पोजीशन को भी कभी इंपॉर्टेंस ना देने वाला विवशान, जिसके लिए रिश्ते परिवार सबसे ऊपर था। उस विवशान को लांगवांग जी अपने ग्रीनशी में पहली बार वांग हुई का गुस्सा उतारने के लिए ही लाया था, जब वो बहुत ड्रंक हालत में विंग के साथ इंटीमेट हो गया था। कहीं ना कहीं विंग के साथ जब पहली बार वांग जी इंटीमेट हुआ था, वो बहुत ज़्यादा ड्रंक था, उसे होश भी नहीं था, इसलिए उसने विंग के साथ वो सब कर दिया था। लेकिन बाद में होश में रहते हुए उसे जैसे विंग से एक अजीब सी अट्रैक्शन हो गई थी। अब उसे विंग के साथ रहना, विंग के अपने पास रखना, विंग को अपना बनाना बहुत अच्छा लगता था। यही कारण था वो विंग के साथ कब धीरे धीरे प्यार में पड़ गया, उसे पता ही नहीं चला। विंग की मासूमियत, विंग का हमेशा उसकी बात मान जाना, विंग का बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ उसका साथ देते रहना, उसकी बातें मानते रहना, अपने क्लैन के लिए कुछ भी कर जाना, विंग के लिए वांग जी के दिल में बहुत बड़ा इमोशंस छोड़ गया था। विंग जो अपने परिवार को, अपने क्लैन को, दूसरों को अपनी खुशियों से भी ऊपर रखता है, अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है, तो वांग जी को महसूस होता है कि ये इंसान दिल से कितना बड़ा है। इस इंसान का दिल शायद बहुत ज़्यादा बड़ा है। कहीं ना कहीं वांग जी को विंग के दिल से, विंग की इंसानियत से, विंग के उस नेचर से प्यार होता है जो शायद विंग को लगता है वांग जी कभी ऑब्जर्व भी नहीं करता। लेकिन ये बात वांग हुई को पता है कि अब लांग वांग जी विवशान को प्यार करता है। वांग हुई जो नाटक करके वांग जी से उस दिन मिली थी जब जांग्स क्लैन में वांग जी और लैंग हुई मिली थी। वांग हुई ने वांग जी के सामने बहुत झूठ बोले हैं। उसने वांग जी के सामने ऐसा दिखाया है कि वैन क्लैन में उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। उसके पति के मरते ही उसका फादर इन लॉ और उसका ब्रदर इन लॉ उसे सेक्सुअली हरास करने की भी कोशिश करते हैं। बहुत मुश्किल से वो अपनी इज्जत बचा के वहाँ रह रही है। उसके लिए वहाँ रहना बहुत मुश्किल है, किसी दिन वो खुद को ही ख़त्म कर देगी। वहीं ऐसा इंसानियत और ऊपर से कुछ तो पुराना भी दिल में बचा हुआ था वांग हुई के लिए वांग जी के, इसलिए उसने दोबारा से वांग हुई के साथ देने की सोची और वांग हुई को लैंड क्लैन में वापस आने के लिए बोल दिया। यही तो चाहती थी वांग हुई, वो यही तो तब से चाह रही थी। वो सिर्फ एक बार वांग जी की ज़िंदगी में दोबारा वापस आना चाहती थी। वैन फॉरेन बनने के बाद उसे महसूस हुआ
कि फॉरेन बनने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी राजकुमार की ज़िंदगी में रहकर उसे के प्यार को पाना। वैन शू के साथ रहकर उसे कभी भी वो प्यार नहीं मिला जो वांग जी उसे देता था। वांग जी के वो पैशनेट लवर वाली फीलिंग, उसका ध्यान रखना, प्रोटेक्शन करना, उसकी हर बात मानना, उसे जो चाहिए वो दे ला के दे देना, वो चीज़ वांग जी बहुत मिस करती थी। और वांग जी को वो चाहिए था, वो पहली वाली तरह वांग जी को अपना आगे पीछे नचाना, अपने इशारों पे नचाना और अपने कंट्रोल में चाहती थी। इसलिए उसने क्लैन तभी जाने की सोची थी जब वांग जी उसे अपने साथ ले जाने के लिए माने। वो खुश होकर क्लैन आई थी ये सोच के कि शायद वांग जी उसे वापस बुला रहा है तो वो उसे पहले की तरह प्यार ही करता होगा। लेकिन यहाँ आके उसे शौक तब लगता है जब वांग जी उसे यहाँ लाने के बाद उसे सपोर्ट तो करता था, लेकिन पहले की तरह कभी अटेंशन, प्यार, केयर कुछ नहीं देता था। यहाँ तक कि जिनशी में उसका आना भी मना था। वो करीबन 4-5 महीने कोशिशों के बाद वांग जी के एक तरीके से खाने में ड्रग्स मिलाकर जिनशी पहुंची थी। और जिनशी में आके जब नशे में वांग जी सिर्फ विंग का नाम लेता है तो उस दिन वांग जी को बहुत बड़ा झटका लगा था। विंग को याद करते हुए वांग जी ने वांग जी को टच भी नहीं करा और अपने दिल की सारी फीलिंग एक तरीके से विंग समझ के वांग जी के सामने ही एक्सप्रेस कर दी। उसने विंग को बताया कि वो विंग को अब प्यार करने लगा है। वो विंग को यहाँ बुला के उसके साथ वो सब करना अब नहीं चाहता। वो चाहता है वो विंग को प्यार करे, विंग को सबके सामने अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करे, विंग को सबके सामने वो उसको अपना बनाना चाहता है। ये चीज़ बोलना चाहता था वांग जी जो सोच रहा था कि वो ये सारी बातें विंग को बोल रहा है, तो वो विंग को नहीं, वो नशे में ये सारी बातें वांग जी को बोल रहा था। वांग जी ने जब ये सुना कि अब वांग जी किसी विंग नाम के इंसान को प्यार करने लगा है और अब वो उसके साथ इस लेवल तक आगे बढ़ चुका है कि जिनशी में उन लोगों ने ये सब भी करा है, तो वो गुस्से में पागल हो जाती है। वो गुस्से में उसी समय कौन है वो मतलब वी वुशान जाने के लिए बाहर भी निकलने की कोशिश करती है जब डोर पे उसे नॉक सुनाई देती है। डोर पे खड़ा इंसान नॉक करके दरवाज़ा खोल लो, मैं वी वुशान हूँ 2 बार बोलता है तो वांग जी एकदम से शॉक हो जाती है कि यही है वो इंसान। और तभी वो अपनी पहली गंदी चाल चलती है। वो ऐसा जताती है कि वो और वांग जी अंदर कुछ कर रहे हैं। वो जानती थी कि अगर ये पर्सन नॉक कर रहा है तो ये पर्सन सिर्फ परमिशन के बिना अंदर नहीं जाएगा। वैसे भी दरवाज़ा अंदर से लॉक ही था और एक मौका था उसके पास ये यकीन दिलाने का इस वी वुशान को कि वांग जी अब उसका हो चुका है। वो वांग जी की ज़िंदगी में वापस आ गई है और वांग जी अब उसको ही प्यार करेगा। इसलिए उसने वो अजीब से ज़ोर से आवाज़ें निकालनी शुरू कर दी जिससे वी वुशान को ऐसा लगे कि वांग जी और वो अंदर कुछ ऐसा कर रहे हैं एक लवर दूसरे लवर के साथ करता है, जो करने के बाद वांग जी का और वी वुशान का रिश्ता हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो सकता है। कहीं ना कहीं वो समझ चुकी थी कि अब उसकी मीठी बातों से कुछ नहीं होगा, उसे ऐसी ही चाल चलनी पड़ेगी। इसलिए उसने वो चाल चली। विंग के वहाँ जाने के बाद उसने दूसरी चाल ये चली कि वो सारे कपड़े उतार के वांग जी के साथ उस बेड पे लेट गई। वांग जी नशे में भी उसे टच नहीं करता, बेहोश हो जाता है। इसे उसे लगता है यही तरीका है वांग जी को ये यकीन दिलाने का कि उसके और वांग जी के बीच में बहुत कुछ हो चुका है। वांग जी जब दिन में होश में आया, वांग जी को अपने बेड पे इस हालत में देखा तो वो पूरी तरह से शॉक हो गया, जिसपे वांग जी ने रोते रोते कि शायद वो कल नशे में उसके साथ ये सब कर बैठा है बोला। तो वांग जी को अपने आप पे बहुत गुस्सा आया और गुस्से में उसने खुद को ही पनिश करने की सोची। वो खुद अपनी लंच मतलब एक तरह से पनिशमेंट जो वॉल है उसके सामने जाके बैठ गया और बाद में उसने खुद जो उनके एक तरह गार्ड कह दो या उनके अंडर का काम करने वाले लोग कह दो, उनसे खुद की पीठ पे ही आप खुद को पनिशमेंट दिलवाई। उसने उस दिन 30 स्लैश खाए अपने आप को पनिश करने के लिए। यहाँ तक कि उसने वांग जी से वादा किया कि वो उसकी जिम्मेदारी ज़रूर लेगा, लेकिन वो शायद वांग जी को प्यार नहीं कर पाएगा। वो कहीं ना कहीं खुद को पनिश करने को तैयार था, अपनी सेकंड मतलब एक तरह से प्रिंस वाली पोजीशन छोड़ने को तैयार हो गया। ये देख के वांग जी को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई। क्यों ये उसे अपना नहीं रहा, उससे शादी नहीं कर रहा, पनिशमेंट ले रहा है, अपने पोजीशन छोड़ने को तैयार है, सेक्युलरिज्म में जाने को तैयार है, लेकिन वांग जी के साथ शादी करने को तैयार नहीं। इस चीज़ से वांग जी को बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई थी। वांग जी ने खुद को इतनी बड़ी पनिशमेंट दी, इससे शिचैन भी परेशान हो गए थे और शिचैन
अब वांग जी के पास पहुंचते हैं। यहाँ वांग जी की पूरी कमर पे निशान है, वो बेड पे लेटा हुआ है। जब शिचेन गुस्से में उसके पास आते हैं और बोलते हैं, वांग जी ये क्या हो रहा है? तुम जिनशी को इतनी दूर ले गए, वहाँ बॉर्डर पे जाके अपना महल बना लिया, मैंने कुछ नहीं बोला। तुम वांगुई को वापस लैंड क्लैन लेके आ गए, मैं कुछ नहीं बोला। लेकिन अब तुम खुद को पनिशमेंट दे रहे हो, सेकंड प्रिंस की पोजीशन छोड़ने को तैयार हो। क्यों कर रहे हो ये तुम सब कुछ? मुझे अब तुम्हारा सच जानना है। तुम्हें क्या लगता है हमेशा अपनी मनमानी करोगे और मैं कुछ भी नहीं कहूँगा? ऐसा नहीं होगा। मुझे अब तुम्हारे मुंह से सब सच जानना है और एक भी तुम्हारी मनमानी अब मैं होने नहीं दूंगा। बोलते हुए शिचेन बहुत गुस्सा होते हैं। वहीं वांग जी अपने भाई के गुस्से को देखते हुए अपना सर नीचे कर लेते हैं, जिससे शिचेन को और गुस्सा आता है और वो गुस्से में बोलते हैं, मुझे सच बताओ, क्यों कर रहे हो ये तुम सब? मुझे सब बताओ। कहीं ना कहीं शिचेन गुस्से में वांग जी से जब दोबारा पूछते हैं तो वांग जी अपनी नज़र नीचे करते हुए कहते हैं, क्योंकि मैं अपने हस्बैंड को धोखा नहीं दे सकना चाहता था, मैंने विंग का भरोसा तोड़ा। इस बात पे अब शिचेन शॉकिंगली वांग जी को देखने लगते हैं। हस्बैंड? तुम क्या बोल रहे हो? हस्बैंड? और तुम कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? तुम किसी के हस्बैंड बनोगे, तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं होगा। और शादी जैसी चीजें तुम कैसे हम मुझसे छुपा सकते हो? वांग जी मैं जानता हूँ, जब से तुम्हारी लाइफ से वांगुई गई है तो मुझसे भी बहुत दूर हो गए थे। मेरा बार बार तुम्हें वांगुई को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए जब तुम्हारे ऊपर जोर डालना तुम्हें हर्ट करता था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है भाई कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझ नहीं पा रहा हूँ। कुछ तो है तुम्हारी आंखों में जो मुझे अजीब लग रहा है। क्या तुम वांगुई के वापस आने से खुश नहीं हो? मुझे लगा था शायद अब वांगुई वापस आ गई है तो तुम खुश होंगे। काका मैं वांगुई के साथ कैसे वो सब कर सकता हूँ जो सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए था? मैंने उसका भरोसा तोड़ा है। वांग जी कौन सा हस्बैंड, कौन सा भरोसा? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे भाई, मुझे क्लियरली सब बताओ। ये बोलते हुए अब शिचेन वांग जी से सच जानने की उम्मीद करते हैं। वांग जी जो शायद अब शिचेन से कुछ छुपाना नहीं चाहता, धीरे धीरे शिचेन के सामने सब सच बताता है। किस तरीके से उसने विभूषण को ब्लैकमेल करके अपने साथ जबरदस्ती शादी करवाई हुई है, ऐसी शादी जिसके बारे में सिर्फ विभूषण और वो ही जानते हैं। यहाँ तक कि विंग के खुद के क्लैन के मेंबर, उसकी फैमिली या वांग जी की फैमिली भी नहीं जानती। कैसे पिछले कई सालों से वो और विभूषण सबसे छुपकर एक दूसरे के साथ फिजिकल होते हैं और कैसे उसने ड्रंक हालत में वांगुई के साथ कुछ गलत कर दिया जो उसे याद भी नहीं है। इन सारी बातों को सुन के अब शिचेन के भी चेहरे के एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल गए। उनकी आंखों में एक अजीब सा पेन है अपने भाई के लिए। पहली बात, उनका भाई किसी और के करीब गया था, ये बात उन्हें पता ही नहीं चली। दूसरी बात, क्या वांगुई का वापस आना जो उन्हें लग रहा था उनके भाई की लाइफ में खुशियाँ ले आएगा, कहीं और बड़ी मुसीबत तो नहीं बन गया? इसी कारण तो उन्होंने एक बार के लिए हाँ कर दिया था वांगुई के वापस आने के लिए, वरना वो कभी वांगुई को पसंद ही नहीं करते थे। लेकिन अब ये क्या मुसीबत में फंस गया उनका भाई? वो यही सोच के आप आगे की तरफ बढ़कर वांग जी के कंधे पे हाथ रखते हैं और बोलते हैं, तुम परेशान मत हो मेरे भाई, अगर तुमने ये सब अपने होश में नहीं करा है तो इसमें पूरी तरह से तुम्हारी गलती भी नहीं है। हाँ तुम्हारी गलती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। गलती वांगुई की ज़्यादा है। जब उसे पता था कि तुम इस नशे में हो तो वो क्यों तुम्हारे करीब जाने की कोशिश करी? तुम्हें रोका क्यों नहीं? किसी की मदद क्यों नहीं ली? ऐसा नहीं है वांगुई कोई कमज़ोर है, उसे भी हम लैंड क्लैन वालों ने ही कल्टीवेशन सिखाई है। उसे खुद को सेव करना आता होगा, पर उसने एक तरीके से तुम्हारा फ़ायदा उठाया। मैं जितना उस लड़की को जानता हूँ, तुम उस पर आँख बंद करके ट्रस्ट मत करो। अगर सचमुच में तुम्हारे और वांगुई के बीच में कुछ हुआ भी है तो मुझे पहले सही से इस बारे में पता करने दो, तब तक तुम चुप रहो। दूसरी बात रही विभूषण की, तो मेरे भाई ये तुमने क्या कर दिया? अगर सचमुच में तुम विभूषण को प्यार करने लगे हो तो तुम अपने आप को और बड़े दर्द में डाल रहे हो। जिस इंसान को तुमने ज़बरदस्ती अपनी ज़िंदगी में बांधा हुआ है, तुम उस इंसान के साथ ज़िंदगी भर की खुशियों की उम्मीद नहीं कर सकते मेरे भाई, क्योंकि क्या पता विभूषण तुम्हारे लिए वो प्यार ना महसूस करता हो। क्या पता वो तुम्हें एज अ हस्बैंड सिर्फ ज़बरदस्ती एक्सेप्ट करता हो। कहीं ना कहीं
पहले तुम्हें विभूषण के मन की बात समझनी होगी। तुम जिंदगी भर तक उसे अपने साथ ज़बरदस्ती नहीं बांध सकते। अगर वो तुम्हें प्यार नहीं करता होगा तो मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम उसे आगे बढ़ने देना और आप उसे ज़बरदस्ती अपने साथ मत बांधना। अगर वांगहुई की और तुम्हारी बीच में सब कुछ क्रॉस हो गया है तो तुम्हें वांगहुई के बारे में भी सोचना पड़ेगा। ये हालात जो सिचुएशन है उसमें सही रास्ता तो यही है कि विभूषण को आज़ाद करके वांगहुई की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करो। कहीं ना कहीं शिचैन बहुत ज़्यादा लॉजिकल सोच रहे हैं। उन्हें नहीं पता विंग वांगजी के बारे में क्या एक्सेप्ट फील करता है। उनकी नज़रों में विंग एक मासूम सा 18 साल का बच्चा था जिसका फ़ायदा उठा के उसके भाई ने उससे ज़बरदस्ती करी, शादी करी। कहीं ना कहीं उन्हें विंग के लिए भी बहुत बुरा लग रहा है। वांगजी उनका खुद का भाई है, लेकिन जहाँ वांगजी ने गलती करी है वो उस चीज़ को कैसे एड्रेस करें कि वो सही हुए, वो गलत ही है। इसी कारण वो चाहते हैं कि विंग इस रिश्ते से आज़ाद हो जाए। वहीं वांगजी जैसे ही ये बात सुनता है तो उसकी आंखों में एकदम से गुस्सा आ जाता है और वो स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, जिससे शिचैन भी घबरा जाते हैं। वांगजी अब घायल हालत में तुरंत अपने पेट से जोर से उठता है और गुस्से में अपने भाई को देखते हुए कहता है विंग को छोड़ने के बारे में आप बोलिए भी मत। मैं विंग को कभी नहीं छोड़ूंगा। विंग मेरा हस्बैंड है। मैं अपनी शादी को कभी भी तोड़ूंगा नहीं। कौन सी शादी? इस तरीके से कमरे में किसी के साथ फिजिकल होना शादी नहीं होती मेरे भाई। क्या तुमने और उसने कहीं शादी की तरह बोल लिए हैं? क्या उसके परिवार ने और तुम्हारे परिवार ने उस शादी में शामिल हुए थे? तो ये कैसी शादी? अकेले में एक कमरे में किसी इंसान को जबरदस्ती बो करवा देना, उससे शादी कर लेना होता है? नहीं, हमारे तीनों ग्रैंड क्लैन के वो उसके हिसाब से पहला वो अर्थ और हेवन और दूसरा माँ बाप और परिवार को होता है। जिस शादी में कोई परिवार का मेंबर ही नहीं, उस शादी को कैसे कोई शादी मान सकता है? माफ़ करना मेरे भाई, पर ये शादी नहीं थी। ये सिर्फ तुम्हारा ऑब्सेशन है। विंग के प्रति तुम्हारे ऑब्सेशन को तुम प्यार कर जैसा गलत नाम मत दो। मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई कोई इतनी बड़ी गलती कर दे कि वापस वो उस जगह वापस भी ना आ पाए जहाँ वो डिज़र्व करता है। कहीं ना कहीं शिचैन बिल्कुल भी वांगजी को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण वांगजी को गुस्सा आता है। वो घूर घूर के अपने भाई को देखकर अपना मुंह फेर लेता है। इन शॉर्ट वो अपने भाई को इशारा कर देता है। इससे ज़्यादा वो उसे अपने भाई से अब बात नहीं करनी। वहीं शिचैन भी इशारा समझते हुए गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ शिचैन हर बार हम आँख बंद करके सर झुका के वांगजी का साथ देने वाले भाई नहीं, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग भाई हैं। जो उनका भाई गलत होता है तो उसका साथ ना देके उसे गलती भी महसूस करवाते हैं। यही कारण था जब उनका भाई वांगहुई के चक्कर में दुख में दर्द में डूबे जा रहा था और बार बार वांगहुई के प्यार के चक्कर में खुद को बर्बाद करने के कगार पे आ गया था, तो वो उस समय भी वांगजी को खूब समझाते थे। वो समझाते थे कि वांगहुई एक सही इंसान नहीं थी और उसके लिए अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। इसी तरीके से वो इस मासूम से विंग, जिसे वो कभी नहीं मिले, लेकिन उसकी यही बात सुनकर कि उसने अपने क्लैन के लिए खुद को वांगजी को दे दिया, वो समझ चुके हैं कि वो इंसान एक ऐसा इंसान है जो अपने से पहले अपने क्लैन की सोचता है। ऐसे इंसान को जबरदस्ती अपने ऑब्सेशन के लिए अपने साथ जिंदगी भर बांधना, कहीं ना कहीं उन्हें अपने भाई की ये बात सही नहीं लगती। इसे वो खुल के वांगजी के अगेंस्ट बोलते हैं। उस दिन के बाद से शिचैन और वांगजी की इस बारे में कोई बात नहीं थी, लेकिन अब शिचैन की भी आंखों में एक अजीब सी टेंशन और घबराहट है। उनके चेहरे पे भी अब थोड़ी सी परेशानी आ गई। वो जानते हैं उनके भाई की जिद को, वो जानते हैं उनका भाई किस हद तक जिद्दी है और जिस तरीके से अभी वांगजी इस पूरे हॉल से उठ के गया है, वो समझ चुके हैं वांगजी को विंग और म्यांमार की ये एंगेजमेंट की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और इसी कारण वो अब क्या होगा फ्यूचर में सोच के डर और घबरा रहे हैं। क्या उनका भाई फिर से कुछ पागलपन ना कर दे, वो यही सोच रहे हैं। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। मैंने कहा था ना गाइस कि मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसे वन शॉट में बना सकूं, पर मैं नहीं बना पाई। जितना मुझ पर टाइम लगा उस हिसाब से मैंने ये वीडियो बना ली है। कल इसका सेकंड पार्ट आएगा। कोशिश करूंगी 2 पार्ट या 3 पार्ट में से कंप्लीट कर दूं, जैसे मैंने बाकी अब आजकल अपनी स्टोरीज कर रही हूँ। बट आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। कैसी लगी हो कमेंट में ज़रूर बताना। आगे की स्टोरी में वांगजी का पागलपन, ऑब्सेशन आपको भर भर के दिखेगा। कहीं ना कहीं वांगजी विंग से ऑब्सेस है, ये बात शिचैन जानते हैं, आप और मैं जानते हैं,
पर अभी विंग नहीं जानता। कल विंग जब वांगी के ऑब्सेशन को पहली बार फील करेगा तो आगे क्या होगा वो आपको कल पता चलेगा। आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा ये वाला आप पार्ट, और कैसा आप सोच रहे हो ये स्टोरी आगे जाएगी, आपको क्या लगता है आगे क्या होगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अपना अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखना। बाय, टेक केयर।